चैप्टर 1166। ये तो जीवन वृक्ष का रस था। निया पूरी तरह उलझ गई। मयूर जी के अचानक बदले हुए व्यवहार ने उसे चौंका दिया था। उनका स्वभाव बिल्कुल तन्मय निझूमी जैसा लग रहा था। अगर निया को यह पता न होता कि तन्मय निझूमी मंथन ग्रह पर बहुत दूर है, तो वो सच में यही सोच बैठती कि कहीं वो भेष बदलकर यहां तो नहीं आ गया। हा, आज तो सच में खजाना हाथ लग गया, मयूर जी हंसते हुए बोले। उन्होंने उत्साह में निया का हाथ पकड़ लिया और बिना पीछे देखे उसे साथ खींचते हुए चल पड़े। टेस्ट क्षेत्र में खड़े बाकी लुवाश अभी भी पत्थर बने खड़े थे। मयूर जी ने रास्ते में खड़े कुछ लुवाश को हल्का सा धक्का देकर हटाया और निया को लगभग घसीटते हुए तेजी से वहां से बाहर ले गए। पीछे रह गए लुवाश अब तक उस अजीब घटना से उबर नहीं पाए थे। कुछ देर बाद सबकी नजर धीरे धीरे उस क्रिस्टल पात्र पर गई, जो अब पूरी तरह खाली था। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये तो जीवन वृक्ष का रस था। ये भाप बनकर कैसे गायब हो गया? एक सियान स्तर का लुवाश मुश्किल से लार निगलते हुए बोला। लुवाश की शक्ति जांचने के लिए जो द्रव इस्तेमाल होता था, वो असल में जीवन वृक्ष का रस था। जीवन वृक्ष की हर चीज लुवाश की आत्मा से तालमेल बनाती थी, इसलिए उसी के रंग बदलने से उनकी शक्ति का स्तर तय किया जाता था। लेकिन इतने वर्षों में उन्होंने पहली बार ऐसा प्रतिभाशाली लुवाश देखा था, जिसने जीवन वृक्ष के रस को एक बूंद छोड़े बिना ही वाष्प बना दिया। वैसे वो जो पुरुष लुवाश उसे यहां लाया था, वो शायद श्वेत स्तर का था। एक लुवाश ने घबराकर कहा। सियान स्तर के शहरों में श्वेत स्तर का लुवाश दिखना लगभग असंभव था। आमतौर पर टेस्ट और ट्रेनिंग कैंप की निगरानी पीले स्तर के लुवाश करते थे। लाल स्तर वाले भी बहुत कम दिखते थे और श्वेत स्तर तो काले स्तर से बस एक कदम नीचे माने जाते थे। लेकिन जिसने उस युवा लुवाश को यहां लाकर टेस्ट करवाया, उसके सीने पर साफ श्वेत बैज लगा था। ये बात जितनी सोचो उतनी अजीब लग रही थी। टेस्ट का प्रमुख संभाल रहे लुवाश ने गहरी सांस लेकर कहा, शांत रहो और टेस्ट जारी रखो। वो सिल्वर मून गार्ड्स के मयूर जी हैं। मयूर जी! सभी लुवाश एक साथ चौंक पड़े। सिल्वर मून गार्ड्स का नाम पूरे चंद्र महाद्वीप में गूंजता था। 5 काले स्तर के शहरों के प्रवेश द्वार पर तैनात सबसे शक्तिशाली 5 लुवाश उन्हीं में शामिल थे, और वर्षा नगर के प्रवेश की जिम्मेदारी जिस लुवाश के पास थी, वही थे मयूर जी। लेकिन सुना था मयूर जी तो काले स्तर के लुवाश है, एक सियान लुवाश ने धीरे से कहा। प्रमुख ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, उन्होंने बस यूं ही कोई भी बैज पहन लिया होगा, बस यूं ही। सभी लुवाश के चेहरे ऐसे हो गए मानो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। काले स्तर के लुवाश के पास हर रंग के बैज होते थे। काला बैज पहनकर तो वे पूरे चंद्र महाद्वीप में बिना रोक-टोक घूम सकते थे। लेकिन बहुत ही कम काले स्तर के लुवाश अपना असली बैज छोड़कर दूसरा पहनते थे। इसका मतलब ट्रेनिंग कैंप के सदस्यों की भर्ती देखने वाला कोई श्वेत स्तर का नहीं, बल्कि एक काला स्तर का उच्च पद वाला लुवाश था, जो सीधे लुवाश राजा के सिल्वर मून गार्ड से जुड़ा हुआ था। एक पल में सबके दिल पछतावे से भर गए। अगर उन्हें पहले पता होता कि ट्रेनिंग कैंप का प्रमुख इतना शक्तिशाली है, तो वे किसी भी हालत में मयूर जी के पास जाकर पहचान बना लेते। काले स्तर के लुवाश की थोड़ी सी कृपा भी उनके भविष्य को आसान बना सकती थी। उनकी बस कुछ सलाही सालों तक काम आ जाती। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? जब तक वे संभलते, ट्रेनिंग कैंप का रजिस्ट्रेशन क्षेत्र खाली हो चुका था। मयूर जी पहले ही निया को साथ लेकर वहां से जा चुके थे, बिना कोई निशान छोड़े। और उसी पल सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर निया की असली शक्ति क्या है, और ट्रेनिंग कैंप में उसके प्रवेश के बाद चंद्र महाद्वीप में कौन सा तूफान उठने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।
और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1167। प्रमुख जी को तो कम उम्र वाली पसंद है। मयूर निया को लगभग घसीटते हुए सुगंधित शहर के उस विशाल द्वार तक ले आया, जहां से अगले स्तर के शहर, एक पीले स्तर का शहर, में प्रवेश होता था। द्वार पर तैनात लुवाश प्रहरी जैसे ही मयूर को देखते हैं, तुरंत अपनी कमर सीधी कर लेते हैं। उनके चेहरे पर एकदम गंभीरता और सम्मान आ गया, जैसे कोई बड़ा अधिकारी सामने आ गया हो। मयूर ने बिना रुके निया का हाथ पकड़ा और सीधे अंदर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही निया शहर की सीमा के अंदर कदम रखती है, उसकी उंगलियों के सिरों में अचानक तेज चुभन उठी। अगले ही पल एक भयानक बिजली जैसी धारा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ओह! निया का शरीर झटके से पीछे उछल गया, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे बाहर फेंक दिया हो। वह हवा में हल्का सा पलटी खाकर तुरंत खुद को संभालती है और जमीन पर मजबूती से उतरती है। उसकी पहले सफेद उंगलियों पर अब हरे निशान उभर आए थे और चुभन अभी भी लगातार हो रही थी। उसी समय मयूर को एहसास हुआ कि जिसे वह खींच कर ला रहा था, वो अचानक गायब हो गई है। वह तुरंत पलटा। 10 कदम दूर निया खड़ी थी, चेहरा थोड़ा उदास, आंखें सीधी उसी पर टिकी हुईं। मयूर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। तभी उसे याद आया, निया के पास अभी भी सायन बैज था, और सायन स्तर वाला लुवाश पीले स्तर के शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे शहर की सुरक्षा बाधा ने बाहर धकेल दिया था। मयूर तुरंत शर्मिंदा सा होकर उसके पास भागा और सिर खुजलाते हुए बोला, अरे, मेरी गलती हो गई। मैं इतना खुश हो गया था कि भूल ही गया कि तुम्हारे पास सायन बैज है। निया ने उसे एक लंबी नजर से देखा। जितना ज्यादा वह उसे देखती, उतना ही वह उसे तन्मय निझूमी जैसा बेवकूफ लगता। ऐसा करते हैं, मेरे पास और बैज हैं, तुम एक पहन लो। मयूर ने जल्दी जल्दी अपनी जादुई अंगूठी से एक काला बैज निकाला। उसने अपने सीने पर लगा सफेद बैज उतारा, काला बैज पहन लिया, और वो सफेद बैज सीधे निया के हाथों में थमा दिया। निया की भौहें सिकुड़ गईं। द्वार पर खड़े प्रहरी लुवाश की आंखें तो जैसे बाहर ही निकल आईं। मां! मयूर प्रमुख जी! एक प्रहरी के पैर लगभग कांप गए। वह दीवार पकड़कर खुद को संभाल पाया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में प्रमुख जी ने एक सायन स्तर के लुवाश को सफेद बैज दे दिया? सायन लुवाश सबसे निचले स्तर पर होते थे, जबकि सफेद लुवाश लगभग सभी के ऊपर खड़े अस्तित्व। और मयूर ने बिना सोचे समझे सफेद बैज दे दिया। ये तो पूरी तरह नियमों के खिलाफ था। क्या हुआ? मयूर ने बिल्कुल सामान्य भाव से पूछा, जैसे उसने कुछ खास किया ही न हो। प्रहरियों ने चुपचाप अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछ लिया। प्रमुख जी, बैज ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे लुटा दिए जाए। अगर लुवांश राजा जी को पता चला तो, बाकी 4 प्रमुखों को पता चला तो। लेकिन वे सिर्फ पीले स्तर के लुवाश थे। एक काले स्तर के लुवाश से सवाल करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी सारी शिकायतें मन में दबा लीं और निया की पहचान को लेकर अजीब अजीब अंदाजे लगाने लगे। कहीं प्रमुख जी को ये युवती पसंद तो नहीं आ गई। लुवाश जब अपना साथी चुनते थे तो वे निचले स्तर के शहर से अपने साथी को ऊपर ला सकते थे। ये लड़की सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन ये अभी वयस्क भी नहीं लगती। प्रमुख जी इतनी जल्दी में क्यों हैं? एक प्रहरी धीरे से दूसरे के कान में फुसफुसाया। खंखार! प्रमुख जी को तो कम उम्र वाली पसंद है। दूसरा दबे हंसी बोला। प्रमुख जी की पसंद बड़ी अलग निकली। और उधर निया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बिना जाने समझे उसे किसी की होने वाली जीवन संगिनी तक बना दिया गया है। लेकिन उसे यह बिल्कुल महसूस हो रहा था। मयूर की यह एक छोटी सी हरकत आगे चलकर चंद्र महाद्वीप में ऐसा तूफान खड़ा करने वाली थी।
जिसकी आहट अभी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और शायद अगला कदम निया को उस सच्चाई के और करीब ले जाने वाला था जिसे छुपाने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 1168 एडवांस्ड प्रशिक्षण शिविर। एक ट्रेनिंग कैंप। निया ने अपनी छाती पर लगा सफेद बैज देखा और सामने खड़े मयूर की तरफ हल्की भौहें सिकोड़कर देखा। उसे लुवाशों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना वह समझ सकती थी कि उसके सीने पर लगा बैज साधारण नहीं था। सफेद लुवाश बैज। एक लुवाश उसे ऐसा बैज क्यों देगा? निया ने धीमे स्वर में पूछा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मयूर हंस पड़ा, जैसे बात बहुत सीधी हो। अरे जाहिर है, ट्रेनिंग कैंप लेकर जा रहा हूं। निया ने भौं उठाई। प्राइमरी ट्रेनिंग कैंप। उसने साफ देखा था जब मयूर ने अपनी जादुई अंगूठी से काला बैज निकाला था, तब उसके हाथ में सफेद और लाल बैज भी थे। अगर उसे सिर्फ प्राइमरी ट्रेनिंग कैंप ले जाना होता तो सफेद बैज देने की कोई जरूरत नहीं थी। मयूर ने सिर हिलाते हुए हंसी दबाई। प्राइमरी ट्रेनिंग कैंप? मजाक मत करो। अगर मैं तुम्हें वहां ले गया और तुम्हारी प्रतिभा खराब हो गई तो लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। निया की भौहें और सिकुड़ गईं। उसे अनजान चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। मतलब? मयूर मुस्कुराया, आवाज थोड़ा नरम हो गई। घबराओ मत, मैं तुम्हें एडवांस्ड ट्रेनिंग कैंप ले जा रहा हूं। तुम्हारी काबिलियत को प्राइमरी या मिड ट्रेनिंग कैंप में डालना सीधी बर्बादी होगी। एडवांस्ड? निया सच में एक पल के लिए ठिठक गई। सीधे 3 स्तर पार करके प्राइमरी से एडवांस्ड ट्रेनिंग कैंप। नतीजा तो अच्छा था, लेकिन क्यों? उसे यकीन नहीं था कि आसमान से यूं ही कोई फायदा गिर पड़ता है। उसने सीधा पूछा, क्यों? मयूर ने उसे देखा, फिर थोड़ा हैरान होकर सिर तिरछा किया। तुम अपनी हालत नहीं जानती? नहीं। निया सच बोल रही थी। सब कुछ उसके लिए घने कोहरे जैसा था। उसे बस इतना पता था कि टेस्ट में कुछ अजीब हुआ था, पर असल वजह क्या थी यह उसे नहीं मालूम। आखिर वह अभी अभी लुवाश बनी थी। मयूर के होंठ फड़क गए। सच में? मुझे लगा तुम अपनी क्षमता जानकर ही इतनी आत्मविश्वास से रजिस्टर करने आई हो। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। निया ने ईमानदारी से सिर हिला दिया। मयूर का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। सुनो मिस, तुम सच में अब तक की सबसे अजीब लुवाश हो जो मैंने देखी है। कहीं तुम सच में ये तो नहीं सोच रही कि तुम सिर्फ एक सायन लुवाश हो? निया ने सहजता से कहा। जब मैंने टेस्ट दिया था, पानी हरा हुआ था। वह अभी कुछ ही दिनों से लुवाश बनी थी, इसलिए कम स्तर होना उसे स्वीकार था। मयूर ने अपना चेहरा हथेली से रगड़ा, जैसे खुद को संभाल रहा हो। उसके मन में सचमुच उसे झकझोर देने का मन हुआ। ठीक है, शुरुआत में पानी हरा हुआ था, लेकिन उसके बाद? वह धैर्य दबाते हुए बोला। क्या बाद में वो पीला नहीं हुआ? और आखिर में लाल? हाँ, निया ने जवाब दिया। मयूर ने गहरी सांस ली और समझाना शुरू किया। इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन स्रोत बेहद अस्थिर है। अभी भले वह सायन स्तर पर दिख रहा हो, लेकिन अगले ही पल वह पीले या लाल स्तर को पार कर सकता है। समझी? वह थोड़ा आगे झुका, आंखों में चमक थी। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे जीवन स्रोत में असीम क्षमता है। सही समय पर उसे जगाया जाए तो उसकी सीमा तय ही नहीं की जा सकती। निया चुपचाप सुनती रही।
मयूर आगे बोला, और आखिर में तुमने जीवन वृक्ष का पूरा रस सोख लिया था, है ना? इसका मतलब है कि तुम सामान्य लुवाशों से कहीं ज्यादा जीवन वृक्ष की शक्ति को अपने अंदर समा सकती हो। उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में पूछा, तुम्हें पता है इसका असली मतलब क्या होता है? बाकी लुवाशों को लगा था कि जीवन वृक्ष का रस भाप बनकर उड़ गया, लेकिन मयूर जानता था वह कभी वाष्पित हो ही नहीं सकता। जो धुंध दिखाई दी थी वह सिर्फ झरने के पानी की प्रतिक्रिया थी। असल शक्ति किसी और ने अपने अंदर समा ली थी। और अब मयूर की नजरें धीरे धीरे निया पर टिक गईं, जैसे वह पहली बार सच में समझ रहा हो कि उसके सामने खड़ी यह शांत लड़की चंद्र महाद्वीप की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन निया अभी भी नहीं जानती थी कि उसकी असली ताकत का सच सामने आते ही पूरा एडवांस्ड ट्रेनिंग कैंप उसके नाम से कांप उठेगा। और अगला कदम उसे ऐसी परीक्षा में धकेलने वाला था जहां से लौटना आसान नहीं होगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1169। तुम भी उस बेपरवाह इंसान को देखने जाना चाहती हो। असल में जीवन वृक्ष का सारा असली रस उसी पल निया के जीवन स्रोत में समा गया था, जब उसने अपना हाथ उस क्रिस्टल के पात्र में डाला था। साधारण लुवांश जीवन वृक्ष की शक्ति का सिर्फ सीमित हिस्सा ही अपने अंदर ले सकते थे। साइंस स्तर के लुवांश सिर्फ 10वां हिस्सा ही सोख पाते थे। पीले स्तर वाले लगभग 2 हिस्से, लाल स्तर वाले 4 हिस्से, सफेद स्तर वाले 6 हिस्से और काले स्तर वाले भी मुश्किल से 8 हिस्से तक ही पहुंच पाते थे। लेकिन निया ने पूरा का पूरा रस अपने अंदर समा लिया था। मयूर जी ने पहले ही बहुत ध्यान से देखा था। क्रिस्टल पात्र में जीवन वृक्ष के रस की एक भी बूंद बाकी नहीं बची थी। इसका मतलब साफ था, निया ने अवशोषण की अंतिम सीमा छू ली थी। 100% अवशोषण और ऊपर से उसका अस्थिर जीवन स्रोत, ये दोनों मिलकर ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा को जन्म दे सकते थे जो आसमान के नियम तक बदल दे। अगर ऐसे लुवांश को सबसे अच्छा माहौल और बेहतरीन संसाधन मिल जाए तो वह ऐसी ऊंचाई तक पहुंच सकता था जिसकी कल्पना भी बाकी लोग नहीं कर सकते। यही वजह थी कि मयूर जी इतनी जल्दी निया का रजिस्ट्रेशन करवाने को बेचैन थे। उसमें सचमुच एक महान योद्धा बनने की क्षमता थी। लुवाशों के लिए आधा साल बहुत छोटा समय माना जाता था, लेकिन निया जैसी काया के लिए यही आधा साल उसे अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंचा सकता था। निया की क्षमता तय करने के बाद मयूर जी ने बिना एक पल सोचे उसे प्राइमरी और मिड ट्रेनिंग कैंप में भेजने का विचार ही छोड़ दिया। ऐसी प्रतिभा की असली बढ़त सिर्फ एडवांस ट्रेनिंग कैंप में ही संभव थी। मयूर जी को लगा था कि निया अपनी ताकत जानती है, तभी वह इतने आत्मविश्वास से सिल्वर मून गार्ड्स में शामिल होने आई थी। लेकिन यह छोटी लड़की तो खुद ही नहीं जानती थी कि वह कितनी दुर्लभ है। मयूर जी को सच में खून की उल्टी आने वाली थी। इसका मतलब क्या हुआ? निया ने शांत चेहरे से पूछा, जैसे बात में कुछ खास हो ही नहीं। मयूर जी को लगा जैसे किसी ने सीने पर मुक्का मार दिया हो। एक भारी दर्द पूरे शरीर में फैल गया। उन्होंने दांत भींचे और लगभग गरजते हुए बोले, इसका मतलब है कि अगर तुम्हें सबसे अच्छे संसाधन मिल जाए तो तुम सबसे कम समय में उस स्तर तक पहुंच सकती हो जहां बाकी लुवांश कभी नहीं पहुंच पाते। तुम जीवन वृक्ष की शक्ति ऐसे सोखती हो जैसे प्यासा रेगिस्तान पानी पी रहा हो। मैं जितनी शक्ति दूं तुम उतनी ले सकती हो, समझी? निया ने हल्का सा भौं उठाया। मन ही मन उसने सोचा, अच्छा है, बुरा तो नहीं। जहां तक उसके जीवन स्रोत की अस्थिरता की बात थी, निया को लगा ये शायद उसके शरीर पर लगे सील से जुड़ा हुआ था। उसकी असली शक्ति का एक हिस्सा अभी भी मुहर बंद था, इसलिए ऐसा अजीब असर दिख रहा था। लेकिन यह बात वह मयूर जी को बताने वाली नहीं थी। अब समझ आया, मयूर जी ने घूर कर पूछा। उनकी आंखों में साफ लिखा था, अगर इस बार उसने सिर हिलाया तो वे सच में उसे थप्पड़ मार देंगे।
निया ने तुरंत सिर हिला दिया। मयूर जी ने आखिर राहत की सांस ली। इतनी क्षमता वाला लुवांश मिलना दुर्लभ था। बस वह मूर्ख न निकले, यही काफी था। बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ सामने वाले पीले स्तर के शहर चलते हैं। वहां से उड़ने वाला सवारी जीव मिलेगा जो हमें सीधे सफेद स्तर के शहर ले जाएगा। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारी सारी औपचारिकताएं पूरी करवा दूंगा और तुम्हें सीधे एडवांस ट्रेनिंग कैंप में दाखिला मिल जाएगा। ठीक है, निया ने बिना झिझक जवाब दिया। लेकिन चलने से पहले उसने एक और सवाल पूछ लिया। क्या हम जिंदन शहर जा सकते हैं? मयूर जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम जिंदन शहर जाना चाहती हो? निया ने सिर हिला दिया। मयूर जी की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। तुम भी उस बेपरवाह इंसान को देखने जाना चाहती हो? चंद्र महाद्वीप में उस इंसान की खबर फैल चुकी थी जिसने शहर प्रमुख की बेटी को खुलेआम छेड़ दिया था। जैसे ही निया ने जिंदन शहर का नाम लिया, मयूर जी के दिमाग में वही खबर कौंध गई और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान की चर्चा पूरे महाद्वीप में हो रही थी वह असल में उनके सामने खड़ी यही शांत सी लड़की से जुड़ा था। और अगले ही पल जिंदन शहर की ओर बढ़ता उनका ये सफर ऐसी सच्चाई खोलने वाला था जो न सिर्फ मयूर जी को चौंकाएगा बल्कि पूरे चंद्र महाद्वीप की किस्मत बदलने की शुरुआत बनेगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1170 जिंदन शहर में। निया के होंठ हल्के से फड़क उठे। क्या सच में सबको पता चल गया था कि उसके तीसरे चाचा खुद मौत को न्योता दे रहे हैं? शायद। हाँ, निया ने भीतर उठती लंबी आह को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मयूर जी ने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह निया को लेकर सीधे पीले स्तर के शहर में दाखिल हुए और ट्रांसफर पॉइंट पर जाकर 2 गरुड़राज किराए पर ले लिए। निया को अपने साथ बैठाने के बाद दोनों तुरंत जिंदन शहर की दिशा में उड़ चले। गरुड़राज चंद्र महाद्वीप में सबसे आम उड़ने वाले सवारी जीव माने जाते थे। भले ही चंद्र महाद्वीप का क्षेत्रफल मंथन ग्रह जितना विशाल न था, फिर भी शहरों के बीच यात्रा करने में लंबा समय लग जाता था। उड़ने वाले सवारी जीव होने से सफर की मुश्किल लगभग खत्म हो जाती थी। मयूर जी और निया दोनों ने ही हाई लेवल बैज पहने हुए थे, इसलिए ऊंचे स्तर के शहरों से गुजरते समय भी ऊपर लगे अवरोध उन्हें रोक नहीं पाए। पूरी यात्रा काफी शांत और बिना रुकावट के रही। निया, जो पहले जटायु की पीठ पर उड़ने की आदी थी, उसे गरुड़राज की रफ्तार कुछ खास तेज नहीं लगी। करने को कुछ नहीं था तो वह आगे झुककर नीचे फैलते दृश्यों को ध्यान से देखने लगी ताकि रास्ते का कोई नजारा छूट न जाए। चंद्र महाद्वीप में अनगिनत सुंदर दृश्य थे। ऊंचे आसमान से नीचे की हर चीज साफ दिखाई देती थी और वह दृश्य कल्पना से भी अधिक मनमोहक था। रास्ते में दोनों ने एक रात लाल स्तर के शहर में आराम किया। तीसरे दिन वे आखिरकार पहुंच गए, सफेद स्तर का शहर, जिंदन शहर। अपने नाम की तरह ही जिंदन शहर पारदर्शी हरे जेड पत्थरों से बना हुआ था। सुगंधित शहर की सादगी की तुलना में यह शहर बेहद भव्य और ऐश्वर्यशाली था। मंथन ग्रह के कई सम्राटों के महल भी इस सफेद स्तर के शहर के सामने फीके पड़ जाते। लुवाशों को सौंदर्य की समझ जन्मजात मिलती थी, इसलिए जिंदन शहर का हर कोना बेहद नाजुक और कलात्मक था। दोनों गरुड़राज शहर के सवारी पॉइंट पर धीरे धीरे उतर गए। कुछ ही क्षण बाद निया और मयूर जी जमीन पर खड़े थे। पहले मैं तुम्हें रहने की जगह दिखा देता हूं, मयूर जी बोले, फिर तुम्हारे एडवांस्ड ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश की व्यवस्था करूंगा। निया को सीधे ऊंचे स्तर पर दाखिला मिलना था, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी ही अद्भुत क्यों न हो। आखिर वह अभी एक साइंस स्तर की लुवाश ही थी। मयूर जी उसे सफेद स्तर से नीचे के शहरों में तो आसानी से ले जा सकते थे, लेकिन एडवांस्ड ट्रेनिंग कैंप जो काले स्तर के शहर में था, वहां प्रवेश के नियम काफी कठोर थे। ऊपर से उनके पास सिर्फ एक काला बैज था। एडवांस्ड ट्रेनिंग कैंप के लुवाशों को मनाना आसान नहीं होने वाला था। ठीक है, निया ने बिना ज्यादा बात बढ़ाए जवाब दिया। मयूर जी ने जिंदन शहर में एक सराय ढूंढी और फिलहाल के लिए निया के रहने की व्यवस्था कर दी।
उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते बाद वे उसे लेने आएंगे। तब तक वह शहर में आराम से घूम सकती थी। जाने से पहले मयूर जी ने दयालुता से उसे यह भी बता दिया कि जयवीर जटायु को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया है और उसके हाथ में 100 से ज्यादा क्रिस्टल सिक्के रख दिए। साधारण लुवाशों के लिए यह रकम काफी बड़ी मानी जाती थी, लेकिन निया, जो पैसे को मिट्टी की तरह उड़ाती थी, उसके लिए तो यह दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं था। मयूर जी के जाते ही निया तुरंत बाहर नहीं निकली। वह बिस्तर पर बैठ गई और पूरी एकाग्रता से अपने जीवन स्रोत को सक्रिय करने लगी। सफेद स्तर के शहर और मून शहर, जहां जीवन वृक्ष स्थित था, के बीच सिर्फ एक काला स्तर का शहर था। इस वजह से यहां जीवन वृक्ष की शक्ति हवा में बेहद प्रचुर मात्रा में घुली हुई थी। निया अधीर होकर हवा में फैली जीवन शक्ति को अपने भीतर खींचने लगी। यह उफनती ऊर्जा उसके शरीर में ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसके भीतर का जीवन स्रोत पागलों की तरह बढ़ने लगा, जैसा मयूर जी ने अनुमान लगाया था। निया की जीवन शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, और उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि यह बढ़ती शक्ति बहुत जल्द जिंदन शहर में ऐसी हलचल मचाने वाली थी जिससे कई लोगों की नजरें उसी पर टिक जाने वाली थीं। और अगला अध्याय उस मुलाकात की शुरुआत करेगा जो उसकी पहचान का सबसे बड़ा राज खोल सकती है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1171 आराम या मेहनत। अपने जीवन स्रोत की बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करते ही निया के तनमन में एक सुकून सा फैल गया। जो जीवन स्रोत अभी अभी अंकुरित हुआ था, वह कब एक छोटे से पौधे में बदल गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। पतली टहनियों पर उगे कोमल हरे पत्ते इतने प्यारे लग रहे थे कि नजर हटाने का मन ही नहीं करता था। निया अपनी आत्मिक दुनिया में डूबी हुई उस धीरे धीरे बढ़ते जीवन स्रोत को देखकर हल्की सी सांस भरकर मुस्कुराई। उस पौधे के पीछे जालिम खड़े थे। सफेद वस्त्र, सुनहरी आंखें और लंबे काले बाल। जीवन स्रोत की हरी रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी, जिससे उनका चेहरा इतना आकर्षक लग रहा था कि एक पल को देखना ही मुश्किल हो जाए। तुम्हारे जीवन स्रोत की वृद्धि मेरी उम्मीद से भी तेज है। जालिम ने अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाकर उस छोटे हरे पत्ते को हल्के से छुआ। अगर सब ठीक रहा तो 7 दिन बाद एडवांस्ड ट्रेनिंग कैंप में जाने से पहले ही तुम दूसरी सील तोड़ सकोगी। बस हल्का सा स्पर्श था, लेकिन निया को भीतर तक लहर सी महसूस हुई, जैसे वह छोटा पौधा उसी का हिस्सा हो। इतनी जल्दी? मतलब मैं जल्द ही अगली सील भी खोल पाऊंगी? निया ने मन की हलचल दबाकर गंभीर बनने की कोशिश की। जालिम ने धीरे से सिर हिलाया। भूल गई हो? जब तुम इंसान थी तब भी हर अगली सील खोलने की रफ्तार धीमी होती जाती थी। पहली 4 परतें कमजोर होती हैं। असली मोड़ 5वीं परत के बाद आता है। आखिरी 3 परतें खोलने में कितना समय लगेगा, यही तय करेगा कि तुम मंथन ग्रह कब लौट पाओगी। निया ने पलकें झपकाईं। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह तो सोच रही थी कि शायद आधे साल में ही वापस लौट सकेगी। ठीक है, तो मैं ट्रेनिंग जारी रखती हूँ। उसने कंधे उचकाकर मन का भारीपन झाड़ने की कोशिश की। जालिम की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमकी। अगले ही पल उनका शरीर रोशनी की लकीर बनकर निया के सामने आ गया। इतना करीब चेहरा आते ही निया का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। हर चीज हद से ज्यादा करने पर उल्टा असर देती है। जालिम शांत स्वर में बोले, सही आराम ही जीवन स्रोत को सबसे तेज बढ़ाता है। तुम बहुत जल्दी में हो। ओह, निया ने ऊपर देखा। उनके शब्द भले ही भावहीन चेतावनी थे, मगर जाने क्यों उसके दिल में गर्माहट सी फैल गई। उसे अचानक वो दिन याद आ गए जब जालिम उसे मजदूर की तरह ट्रेनिंग करवाते थे, और अब वही उसे आराम करने को कह रहे थे। आज बारिश होने वाली है क्या?
या फिर जालिम जी बीमार हैं? सोचते सोचते निया भूल गई कि दोनों सिर्फ आत्मा की अवस्था में हैं। उसने सहज ही हाथ उठाकर जालिम के माथे को छूने की कोशिश की, लेकिन उंगलियों के नीचे सिर्फ खालीपन था। उस खाली एहसास से उसके दिल में अजीब सी कसक उठी। जालिम ने उसके उठे हाथ को देखा, फिर उनकी सुनहरी आंखों में हल्की सी हंसी चमकी। निया की हरकत अचानक जम गई। वह चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लाई। कुछ नहीं, मैं बाहर घूमकर आती हूँ। वह झंपते हुए तुरंत आत्मिक दुनिया से बाहर निकल गई। कमरे में बैठते ही उसने 100वीं बार अपने दिमाग को कोसा। जैसे ही जालिम सामने आते हैं, दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है? आत्मा का तापमान नापने चली थी वो। क्या आत्मा भी बीमार होती है? अरे, उसने खुद ही सिर पकड़ लिया। ये मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। निया झट से खड़ी हो गई और तय किया कि अभी के अभी बाहर घूमने जाएगी ताकि दिमाग शांत हो सके। उसे अचानक युवान जी की बात याद आई। चांद कबीला जिंदन शहर में ही रहता है, तो क्या उसके माता पिता भी यहीं हो सकते हैं? यह सोचते ही निया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। शायद बहुत समय बाद वह अपने अतीत के सबसे बड़े सच के करीब पहुंचने वाली थी, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जिंदन शहर की यह साधारण सी सैर जल्द ही ऐसी मुलाकात में बदलने वाली थी जो उसके भाग्य का अगला दरवाजा खोल देगी। और अगला अध्याय उसी रहस्य की पहली आहट लेकर आने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1172 पैसे कमाने का जरिया। लुवाशों की दुनिया में साफ साफ ऊंच नीच की व्यवस्था थी। यह सिर्फ पद या शहरों के स्तर तक ही सीमित नहीं था, शहर के भीतर होने वाली कई चीजें भी उसी कठोर नियम का पालन करती थीं। सुगंधित शहर में दुकान खोलना लुवाशों के लिए बेहद सस्ता और साधारण काम माना जाता था। लेकिन जिंदन शहर में हालात बिल्कुल अलग थे। क्योंकि सफेद स्तर के शहरों में ज्यादातर ऊंचे दर्जे के लुवाश रहते थे, इसलिए यहां सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली दुकानें हथियारों की दुकानें थीं। इन दुकानों में तरह तरह के धनुष और तीर सजे रहते थे। उनके बाद वज्र धनुष, नुकीले खंजर और दीवारों पर टंगी पतली तलवारें भी दिखाई देती थीं। निया यूं ही टहलते टहलते एक हथियार की दुकान में घुस गई। उसने एक बेहद शानदार दिखने वाली लंबी तलवार उठाई। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तलवार लगभग बिना वजन की थी। लुवाशों द्वारा बनाई गई तलवारें बहुत पतली होती थीं। भले ही वे बेहद तेज धार वाली थीं, लेकिन उतनी ही नाजुक भी। इंसानों की बनाई तलवारों की तरह उनमें मजबूती और लचीलापन नहीं था। निया ने ध्यान से देखा, हर तलवार की म्यान और पकड़ पर ढेर सारे रत्न जड़े हुए थे। बस एक नजर में ही उसे समझ आ गया। इन तलवारों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं, सजावट के लिए होता था। उसने यूं ही तलवार की कीमत पर नजर डाली, और अगले ही पल उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया। एक बेकार सजावटी तलवार दुकान के बेहतरीन धनुषों से भी ज्यादा महंगी थी। कोई इसे खरीदेगा भी? उसने मन ही मन सोचा। जिज्ञासा दबाए बिना वह दुकान के कर्मचारी से पूछ बैठी, ये तलवार इतनी महंगी क्यों है? कर्मचारी ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे उसने कोई मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ लिया हो। इतने सारे रत्न लगे हैं इसमें, महंगी तो होगी ही। इतना कहकर वह फिर उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। निया को अचानक चांदनी तट पर सुनी हुई बातें याद आ गईं। उसके उस रंगीले चाचा की वजह से अब चंद्र महाद्वीप और इंसानों के बीच रत्नों का व्यापार बंद हो चुका था।
चंद्र महाद्वीप में मिलने वाले रत्न पहले ही दुर्लभ थे। जब इंसानों से व्यापार होता था तब उनकी कीमत संतुलित रहती थी, लेकिन अब सहयोग खत्म हो चुका था, जिसका मतलब था कि यहां रत्नों की कीमत आसमान छू रही थी। अचानक निया की आंखों में चमक कौंधी। वह बिना देर किए दुकान से बाहर निकल आई। चंद्र महाद्वीप में उसकी पूंजी सीमित थी। हालांकि वह यहां धनवान बनने नहीं आई थी, मगर जब इतना सुनहरा मौका सामने खड़ा हो तो उसे छोड़ना मूर्खता ही कहलाती। उसने अपनी जादुई अंगूठी निकाली और भीतर झांका। अगले ही पल उसके होंठों पर हल्की, चालाक मुस्कान फैल गई। उस अंगूठी के अंदर ढेरों कीमती रत्न भरे पड़े थे। ये वही रत्न थे जो उसने पहले कई अमीर लोगों से हासिल किए थे। वीरान भूमि में उन्हें बेचने का सही मौका नहीं मिला था, इसलिए वह अब तक उन्हें संभाल कर रखे हुए थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। चंद्र महाद्वीप में रत्नों की कमी थी और उसके पास उनका पहाड़। इसका मतलब क्या हुआ? अनगिनत क्रिस्टल सिक्के। निया की आंखों में गणना चलने लगी। वह करोड़पति बनने की लालच में नहीं थी, मगर अगर वह इन रत्नों को लुवाशों को बेच दे तो बदले में मिले क्रिस्टल सिक्कों से वह यहां की बड़ी मात्रा में सामग्री खरीद सकती थी और फिर उन सामग्रियों को मंथन ग्रह भेजकर तन्मय निझूमी से अखंड सूर्य भूमि के लोगों के लिए नए हथियार बनवा सकती थी। चंद्र महाद्वीप में उगने वाले जादुई वृक्षों की लकड़ी धनुष और जादूगरों के डंडों के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। उसे याद आया, ब्लैक शहर की हथियार दुकान में चंद्र महाद्वीप की मरकरी लकड़ी से बना एक धनुष ही लाखों स्वर्ण सिक्कों में बिक रहा था। अगर वह ऐसी लकड़ी बड़ी मात्रा में हासिल कर ले तो। निया की आंखों में चमक और गहरी हो गई। उसने मुट्ठी हल्की सी भींची, जैसे मन ही मन कोई बड़ा खेल तय कर लिया हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रत्न बेचने की यह साधारण सी योजना जल्द ही उसे जिंदन शहर के कुछ बेहद प्रभावशाली लोगों की नजर में ला खड़ा करेगी और अगला अध्याय बताएगा कि पहली बार कौन उसकी असली कीमत पहचानने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1173 ट्रेडिंग हाउस। चंद्र महाद्वीप में कोई दुकान खोलना आसान काम नहीं था, इसलिए निया खुद दुकान खोलने का सोच भी नहीं सकती थी। तैयारी का काम ही इतना झंझट भरा था कि सिर दर्द हो जाए। दुकान किराए पर लेना, लुवांश कर्मचारियों को रखना और हर जगह क्रिस्टल सिक्कों की भारी जरूरत पड़ती थी। युवान जी और जटायु को दिए गए पैसों को घटाने के बाद उसके पास ज्यादा क्रिस्टल सिक्के बचे ही नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन आराम से गुजर सकते थे, उसके बाद बस भगवान मालिक। लेकिन चंद्र महाद्वीप में व्यापार करने का तरीका सिर्फ अपनी दुकान खोलना ही नहीं था। यहाँ एक ऐसी जगह भी थी जो मंथन ग्रह के नीलामी घर जैसी लगती थी, मगर वहाँ नीलामी नहीं होती थी, बल्कि लगातार सामान बेचा जाता था। उन्हें नीलामी घर कहना सही नहीं होगा, उन्हें ट्रेडिंग हाउस कहना ज्यादा ठीक था। जिस किसी लुवांश के पास बेचने लायक सामान होता, वह अपना सामान ट्रेडिंग हाउस में जमा कर देता, फिर वहां के कर्मचारी उसकी बिक्री संभालते। जैसे ही सौदा पूरा होता, ट्रेडिंग हाउस अपने हिस्से का मुनाफा काट लेता। साधारण लुवांश ऐसा ट्रेडिंग हाउस नहीं खोल सकते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों और कई दुकानों की जरूरत पड़ती थी। आमतौर पर सिर्फ बड़े कबीले ही असली ट्रेडिंग हाउस बना पाते थे। जिंदन शहर के सारे ट्रेडिंग हाउस दक्षिणी सड़क पर थे और पूरी सड़क दुकानों से भरी हुई थी। हर ट्रेडिंग हाउस के दरवाजे पर अलग अलग कबीलों के प्रतीक चिन्ह टंगे हुए थे। निया धीरे धीरे चलते हुए चारों तरफ नजर घुमा रही थी। हर दुकान में बिकने वाला सामान देखकर उसकी आंखें बार बार ठहर जा रही थीं, और कुछ कीमतें देखकर तो उसका दिल ही जल उठा। मंथन ग्रह में जो धनुष हजारों स्वर्ण सिक्कों में बिकते थे, वही यहाँ सिर्फ सैकड़ों
कभी कभी तो दर्जनों क्रिस्टल सिक्कों में मिल रहे थे। इतना बड़ा दाम का फर्क देखकर कोई भी व्यापारी लालच से लार टपकाने लगे। चंद्र महाद्वीप में उच्च गुणवत्ता वाले वृक्षों की भरमार थी, इसलिए यहाँ धनुष बनाने वाले कारीगरों की कमी नहीं थी। नतीजा, धनुष की कीमत इतनी कम कि सुनकर इंसान चुप रह जाए। लेकिन धनुष तीर के अलावा भी एक चीज थी जिसने निया का दिल पूरी तरह जीत लिया। औषधियाँ। जड़ी बूटी के मामले में लुवांश सबसे प्रतिभाशाली जाति मानी जाती थी। यहाँ शायद ही कोई लुवांश होगा जिसे औषधि बनाना न आता हो। ऊपर से चंद्र महाद्वीप में औषधीय सामग्री हर जगह उगती थी, जिसके कारण औषधि बनाने की लागत इतनी कम थी मानो सड़क किनारे पड़ी चीज हो। मंथन ग्रह में जो औषधि सैकड़ों स्वर्ण सिक्कों की होती थी, वही यहाँ सिर्फ दर्जनों क्रिस्टल सिक्कों में बिक रही थी। और जो ग्रेट हर्बलिस्ट स्तर की औषधि वहाँ हजारों लाखों स्वर्ण सिक्कों की होती, यहाँ सिर्फ कुछ सौ क्रिस्टल सिक्कों में मिल रही थी। एक एडवांस हर्बलिस्ट होने के नाते जब निया ने इतनी सस्ती औषधियाँ देखीं, तो उसका दिल सच में खून के आंसू रोने लगा। उसका मन हुआ अभी के अभी सब खरीद ले, कुछ इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बस उन्हें मंथन ग्रह ले जाकर दोबारा बेच दे और कई गुना मुनाफा कमा ले। ये तो सीधा सीधा सोना बरसने जैसा था। अगर उसके पास पैसे की कमी न होती तो वह उसी वक्त सारे धनुष और औषधियाँ खरीद लेती। जैसे ही वह सामान मंथन ग्रह पहुंचता, सोने का पहाड़ खड़ा हो जाता। अब उसे समझ आया कि इतने व्यापारी जान जोखिम में डालकर समुद्र पार करके चंद्र महाद्वीप क्यों आते हैं। ये जगह सचमुच चलता फिरता खजाना थी। जब तैयार धनुष और औषधियाँ इतनी सस्ती थीं, तो कच्चे माल की कीमत कितनी कम होगी। यह सोचते ही निया के भीतर लालच की आग धधक उठी। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। लेकिन इंसानों और लुवाशों के बीच व्यापार पर बहुत सख्त नियम लगे हुए थे। इंसान सीमित मात्रा में ही सामान खरीद सकते थे, और तैयार औषधियाँ व धनुष उन्हें कभी नहीं बेचे जाते थे। लुवाशों की नज़र में उनका बनाया सामान इंसानों के योग्य ही नहीं था। इंसान सिर्फ कच्चा माल ही खरीद सकते थे। हालांकि तैयार सामान जितना मुनाफा नहीं मिलता, फिर भी मंथन ग्रह में बेचने पर कम से कम 10 गुना फायदा तो तय था। निया की आंखों में चमक गहरी होती गई। उसने धीमे से सांस छोड़ी, जैसे दिमाग में कोई बड़ा हिसाब किताब पूरा हो गया हो। अगर सही जगह मिल जाए, उसने मन ही मन सोचा। होंठ पर हल्की मुस्कान उभर आई, तो खेल पलट सकता है। उसे अभी नहीं पता था कि दक्षिणी सड़क पर लिया गया यह साधारण सा चक्कर जल्द ही उसे एक ऐसे ट्रेडिंग हाउस के प्रमुख से मिलाने वाला था, जिसकी एक पेशकश उसकी पूरी योजना और शायद किस्मत भी बदल देने वाली थी। और अगला अध्याय बताएगा, चांद ट्रेडिंग हाउस के दरवाजे के पीछे आखिर उसका इंतजार कौन कर रहा है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1174 चांद ट्रेडिंग हाउस के अंदर। मंथन ग्रह में करण जी जड़ी बूटी विद्या के शिखर माने जाते थे, लेकिन उनकी पहचान भी बस एक ग्रेट हर्बलिस्ट तक ही सीमित थी। मगर चंद्र महाद्वीप में हालात बिल्कुल अलग थे। यहाँ हजारों, बल्कि शायद दसियों हजार लुवाश ऐसे थे जिन्हें आराम से महारथी हर्बलिस्ट कहा जा सकता था। यहाँ तक कि महामहिम हर्बलिस्ट भी कोई दुर्लभ बात नहीं थे। लुवाशों के ग्रेट हर्बलिस्ट और महामहिम हर्बलिस्ट द्वारा बनाई गई औषधियाँ मंथन ग्रह के कुछ एडवांस हर्बलिस्ट की बनाई उन्नत औषधियों के बराबर कीमत पर बिक रही थीं। मुनाफा? उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। और जब इन औषधियों के साथ उन महाकारीगरों द्वारा बनाए गए धनुष भी जोड़ दिए जाए, निया का दिल सच में भेड़िए की तरह हुआ करने लगा। उसकी इच्छा हो रही थी कि अभी के अभी अलग अलग लुवाश कबीलों से मोटी रकम उधार ले आए और इन सब खजानों को, जो यहाँ गोभी के दाम बिक रहे थे, अपनी जादुई अंगूठी में ठूस कर भर ले। इंसान तैयार सामान नहीं खरीद सकते थे, तो क्या हुआ? वह अब एक लुवाश थी, और लुवाश होकर
खरीदना बिल्कुल जायज था। निया ने उत्साह में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी। दिल के अंदर बेचैनी सी खुजली उठ रही थी। लेकिन लुवाशों की चीजें इतनी सस्ती होने का कारण भी साफ था। उनके बीच व्यापार लगभग ना के बराबर था। ज्यादातर क्रिस्टल सिक्के सीधे कबीले के प्रमुख के नियंत्रण में रहते थे। साधारण सदस्य हर महीने कबीले के मुनाफे से अपना हिस्सा पा लेते थे। असल में अमीर कौन थे? अलग अलग कबीलों के ऊपरी पदों पर बैठे लोग और उनके प्रमुख। लुवाश गरीब नहीं थे, मगर उनके पास हाथ में ज्यादा पैसा नहीं रहता था। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो वे प्रमुख जी के पास आवेदन देते, और जितना धन मिलता उससे इंसान दबकर मर जाए। निया तो एडवांस ट्रेनिंग कैंप में दाखिल होने से पहले ही पैसा कमाने की योजनाएं बनाने लगी थी। अभी अभी चंद्र महाद्वीप पहुंची थी और हर तरफ उसे व्यापार के मौके ही मौके दिख रहे थे। ऊपर से उसका लुवाश वाला रूप। अगर उसने इसका फायदा नहीं उठाया तो सच में सिर पटक कर मर जाना चाहिए। अगर पैसा कमाना है तो पहले किसी कबीले से हाथ साफ करना पड़ेगा। सोच बुरी नहीं थी, लेकिन जिंदन शहर की बनावट के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, और निया कभी ऐसा काम नहीं करती थी जिसमें उसे पूरा भरोसा ना हो। लेकिन उसने अपनी उंगली में पहनी जादुई अंगूठी को हल्के से छुआ। हो सकता है मौका हाथ ना लगे, पर पैसा कमाने के उसके पास और भी कई तरीके थे। अब उसने एक सही ट्रेडिंग हाउस ढूंढना शुरू किया। दक्षिणी सड़क पर काफी देर घूमने के बाद सड़क के आखिरी छोर पर उसे एक बेहद साधारण, बल्कि थोड़ा जर्जर सा ट्रेडिंग हाउस दिखाई दिया। धूल से भरा लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। दरवाजे के ऊपर लटका चांदी का अर्धचंद्र बैज हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। बैज के नीचे लुवाश भाषा में कुछ शब्द खुदे हुए थे। चांद ट्रेडिंग हाउस। नाम पढ़ते ही निया की आंखों में हल्की चमक उभरी। चांद। यह शब्द सुनते ही उसे अपने ननिहाल चांद कबीले की याद आ गई। चांद कबीला कभी पवन सिटी जैसे काले स्तर के शहर का सबसे ऊंचे दर्जे का कबीला हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के बाद उन्हें पदावनत कर दिया गया और पूरा कबीला पवन सिटी से निकालकर जिंदन शहर आ बसा। निया हमेशा सोचती थी, भले ही उनका दर्जा गिर गया हो, मगर पुराने गौरव की नींव तो मजबूत होगी ही। लेकिन इस साधारण, लगभग उजड़े हुए ट्रेडिंग हाउस को देखकर उसे महसूस हुआ, शायद उसकी सोच गलत थी। कुछ सोचते हुए वह अनजाने में अंदर कदम रख गई। हॉल के अंदर अलग अलग आकार के क्रिस्टल अलमारीनुमा काउंटर रखे थे। उनके भीतर दो सफेद बैच पहने लुवाश बड़े ध्यान से खाली क्रिस्टल अलमारियों को साफ कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, लटकी हुई घंटी से मीठी टनटन की आवाज गूंज उठी। दोनों लुवाश चौंककर ऊपर देखने लगे। दरवाजे पर खड़ी निया को देखकर उनके हाथ एक पल के लिए रुक गए, और उसी क्षण इस शांत से दिखने वाले चांद ट्रेडिंग हाउस में एक ऐसी मुलाकात की शुरुआत होने वाली थी जो निया की किस्मत और शायद पूरे कबीले की दिशा बदल देने वाली थी। अगले अध्याय में आखिर कौन सामने आएगा और क्यों इस जर्जर जगह के पीछे छिपा है एक बड़ा राज। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 1175 रत्न का व्यापार। प्रिय ग्राहक, आपको कुछ चाहिए क्या? एक लुवाश ने हाथ में पकड़ा कपड़ा धीरे से मोड़ा, फिर दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। उसने अपनी कमर सीधी की और बिल्कुल नियमों के अनुसार मेहमान का स्वागत किया। उसकी हर हरकत में पुरानी शालीनता साफ झलक रही थी। दूसरा लुवाश चुपचाप कपड़ा समेटकर एक तरफ खड़ा हो गया, बिना कुछ बोले। हालांकि चांद ट्रेडिंग हाउस की हालत काफी जर्जर थी, फिर भी उन दोनों लुवाशों से एक शांत और गरिमा में आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने का टूटा फूटा दृश्य बस एक भ्रम हो।
निया की नजर सीधे उनके सीने पर टंगे अर्धचंद्र वाले बैज पर जा टिकी। उस चमकते हुए चंद्र बैज के ठीक पास सफेद बैज लगा हुआ था। क्या तुम लोग चांद कबीले के लुवाश हो? निया ने हल्के मगर सीधे स्वर में पूछा। दोनों लुवाश थोड़ा चौंक गए। उनकी आंखों में तुरंत सतर्कता आ गई। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। उनकी बदली हुई प्रतिक्रिया निया की नजरों से छिप नहीं सकी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका सवाल थोड़ा अचानक था। सुगंधित शहर में उसने पहले ही देख लिया था कि युवान और बाकी लोगों के प्रति दूसरे लुवाशों का रवैया कैसा था। चांद कबीले की पुरानी प्रतिष्ठा अब नहीं बची थी। कई लुवाश उनसे दूरी बनाकर रखते थे। ऐसे में उसका यूं सीधे पूछ लेना स्वाभाविक ही उन्हें सतर्क कर गया। निया हल्का सा हंसी। उसने हथेली आपस में रगड़ी और सहज स्वर में बोली, मेरे पास कुछ सामान है जिसे मैं तुम्हारे ट्रेडिंग हाउस में बेचना चाहती हूं। क्या यह संभव है? दोनों लुवाश उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए। उनकी आंखों की सतर्कता पल भर में आश्चर्य में बदल गई। तुम कहना चाहती हो? तुम यहां कुछ बेचना चाहती हो? सफेद बैज वाला लुवाश अविश्वास से बोला। चांद कबीला अब पहले जैसा गौरवशाली नहीं रहा था। उन्हें लुवाश राजा द्वारा पदावनत किया गया था। उन्हें पवन सिटी से निकालकर जिंदन शहर भेज दिया गया था, जो कभी सबसे ऊंचे दर्जे का कबीला था। अब बस एक उच्चस्तरीय कबीला भर रह गया था। और सबसे बड़ा घाव, उन्हें गद्दार का नाम दे दिया गया था। उनकी पुरानी चमक जितनी बड़ी थी, वर्तमान की हालत उतनी ही दुखद लगती थी। हाँ, निया ने सिर हिलाया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। क्रिस्टल की अलमारियां पूरे हॉल में रखी थीं, मगर ज्यादातर खाली। सिर्फ एक दो अलमारियों में कुछ धनुष और कुछ औषधियां रखी थी। स्पष्ट था, ये सामान खुद चांद कबीले के लुवाशों ने बनाया होगा। जिंदन शहर में शायद ही कोई अपना सामान यहां बेचने आता था। निया की आंखें क्षण भर के लिए हल्की मंद पड़ गईं। हाँ, हाँ, आप क्या बेचना चाहती हैं? दोनों लुवाशों की आंखों में अचानक खुशी चमक उठी। उन्हें याद भी नहीं था कि आखिरी बार कब कोई लुवाश उनके ट्रेडिंग हाउस में आया था। जब उन्हें पदावनत किया गया था, तब कुछ लुवाश अभी भी अपना सामान यहां बेचते थे। लेकिन जैसे जैसे चांद कबीले के इंसानों से मिलकर विश्वासघात करने की अफवाह जिंदन शहर में फैल गई, जो लोग पहले उनका साथ देते थे, वे भी लौटकर कभी नहीं आए। सामान बंद हुआ तो ग्राहक भी आना बंद हो गए। और इसी बुरे चक्र ने इस ट्रेडिंग हाउस को आज इस हालत में पहुंचा दिया। निया ने शांत स्वर में कहा, रत्न है, काफी सारे रत्न। दोनों सफेद बैज वाले लुवाश एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में साफ झटका दिखाई दे रहा था। लुवाशों की दुनिया में रत्न बेहद जरूरी विलासिता की वस्तु थे। जब तक इंसानों से व्यापार चलता था, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही इंसानों और लुवाशों के बीच रत्नों का व्यापार बंद हुआ, चंद्र महाद्वीप में रत्नों की कीमत आसमान छूने लगी। यहां रत्न बहुत कम मात्रा में मिलते थे, मांग ज्यादा और आपूर्ति बेहद कम। इसी वजह से ऊंचे शहरों में रत्नों की दुकानें सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगह बन चुकी थीं। इसलिए उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई लुवाश खुद चलकर उनके यहां रत्न बेचने आएगा। दोनों की सांसें हल्की तेज हो गईं और वे अविश्वास से निया को देखने लगे, मानो यकीन ही न हो रहा हो कि किस्मत अचानक उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। और निया बस हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी, जैसे उसने अभी अभी शतरंज की पहली चाल चली हो। लेकिन उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि ये रत्न सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि पूरे जिंदन शहर की किस्मत बदलने वाली शुरुआत बनने वाले थे। और अगला पल चांद ट्रेडिंग हाउस की सोई हुई तकदीर को हमेशा के लिए जगा देने वाला था।
आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 1176। इतने सारे कैसे? मैं जानना चाहूंगा। आप किस तरह के रत्न बेचना चाहती हैं और उनकी संख्या कितनी है? सफेद लुवाश ने अपनी उत्सुकता को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए पूछा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, मगर वह खुद को संयत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर सामने खड़ी यह लुवाश सच में यहां रत्न बेचने आई थी, तो चाहे संख्या कम ही क्यों न हो, उनके व्यापार स्थल में फिर से कुछ ग्राहकों के कदम पड़ सकते थे। निया ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। रत्नों में भी फर्क होता है क्या? वह सच में निश्चित नहीं थी। उसे नहीं पता था कि लुवाश और इंसानों के बीच रत्नों को लेकर समझ एक जैसी है या नहीं। अगर अलग हुई तो स्थिति थोड़ी अजीब हो सकती थी। सफेद लुवाश ने शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए समझाया। हां, रत्न की शुद्धता उसके मूल्य को प्रभावित करती है और उसके आकार में भी अंतर होता है। इतना कहकर उसने अपनी कमर से लटक रहा एक रत्न लटकन उतारा और हथेली पर रख लिया। वह निया की ओर थोड़ा झुकते हुए बोला, जैसे मेरे इस लटकन में लगा नीलम। इसकी पारदर्शिता अच्छी है और सूरज की रोशनी में यह बहुत चमकता है, इसलिए इसकी कीमत काफी ऊंची मानी जाएगी। आमतौर पर चमकीले रंग वाले रत्न सबसे ऊंचे दर्जे के होते हैं, जैसे चमकदार लाल, सुनहरा पीला वगैरह। उसने उंगली से रत्न की सतह पर हल्का इशारा किया। और अलग अलग रत्नों में रंग की गहराई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरे इस नीलम को मध्यम नीला होना चाहिए। अगर रंग बहुत गहरा हुआ तो काला दिखेगा, और अगर बहुत हल्का हुआ तो इसकी चमक खो जाएगी। वह एक पल रुका, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, सबसे कीमती रत्न वे होते हैं जो रंगहीन और पूरी तरह पारदर्शी हों, और जिनमें हल्की नीली आभा हो। वे तो खजाने माने जाते हैं जिनके लिए लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन अगर उनमें जरा सी पीली आभा आ जाए तो उनका मूल्य बहुत गिर जाता है। निया ने सिर हिलाया। यह मानक इंसानों जैसा ही था। मतलब, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे अपने रत्नों की गुणवत्ता का ठीक से पता नहीं, निया ने सहजता से कहा। क्यों न मैं उन्हें निकाल दूं? आप लोग खुद देख लीजिए। वह एक एक करके देखने की मेहनत करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी जादुई अंगूठी खोली और अंदर भरे सामान में टटोलना शुरू कर दिया। दोनों लुवाश एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनके चेहरों पर हल्की निराशा उतर आई। सामने खड़ी यह ग्राहक रत्नों के बारे में ज्यादा जानती हुई नहीं लग रही थी। ऊपर से उम्र भी कम थी, अभी वयस्क भी नहीं लगती थी। ऐसे में उसके पास बहुत सारे रत्न होने की संभावना लगभग शून्य थी। सफेद लुवाश ने मन ही मन खुद को समझाया, कोई बात नहीं, एक दो भी होंगे तो अच्छा है, कम से कम व्यापार तो शुरू होगा। उसने अपने साथी की ओर देखा। दूसरे लुवाश ने भी चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ न होने से बेहतर था थोड़ा होना। उधर निया आखिरकार अपनी अंगूठी के अंदर पड़े ढेर सारे सामान में से पहला रत्नों का थैला ढूंढ चुकी थी। उसने हाथ अंदर डाला और उसे बाहर खींच लिया। अगले ही पल धड़ाम, सिर जितने बड़े आकार का भारी थैला सीधे दोनों लुवाश के पैरों के सामने आ गिरा। दोनों नीचे पड़े उस भारी बोरे को घूरते रह गए, बिल्कुल जड़ हो गए। निया ने उसे कुछ ज्यादा ही रुखाई से फेंक दिया था, जिससे थैले की रस्सी ढीली हो गई। और फिर छोटे छोटे नाखून के आकार के रत्न बाहर लुढ़कने लगे। हुआला हुआला, चमकते रत्न जमीन पर बिखर गए। दोनों सफेद लुवाश उसी क्षण पत्थर की मूर्ति बन गए। उनकी आंखें फैल गईं, सांसें रुक सी गईं। ये सब रत्न है? सफेद लुवाश की आवाज कांप रही थी।
जमीन पर फैले रत्न प्रकाश क्रिस्टल की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे रात का पूरा आकाश टूटकर धरती पर बिखर गया हो। दूसरे लुवाश ने सूखा गला निगला। इतने सारे कैसे? अगर यह पूरा थैला रत्नों से भरा था तो वह कसम खाकर कह सकता था। इस एक बोरे में मौजूद रत्नों की संख्या दक्षिणी सड़क के पूरे इलाके के सभी रत्नों से भी ज्यादा थी। दोनों लुवाश एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास, उत्साह और डर तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। और वहीं खड़ी निया बस शांत चेहरे से उन्हें देख रही थी, जैसे उसने अभी अभी कोई साधारण चीज ही बाहर निकाली हो। लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि यह तो सिर्फ पहला थैला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1177। अभी और भी है। ये तो बस शुरुआत थी। दोनों लुवाश अभी पहले रत्नों की बोरी के झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि निया ने बिना रुके अपनी जादुई अंगूठी में हाथ डाला और फटाफट 3-4 और बोरियां बाहर निकालकर फेंक दीं। धप्प धप्प धप्प। हर बोरी सीधे जमीन पर ऐसे गिरी जैसे उनमें अनमोल रत्न नहीं, बल्कि साधारण सोयाबीन भरे हों। अगर पहली बोरी देखकर दोनों सफेद लुवाश पूरी तरह स्तब्ध नहीं हुए थे, तो अब उनकी हालत बयान करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफी था। हद से ज्यादा पागलपन। कोई भी अगर किसी जवान लुवाश को अपने पैरों के पास रत्नों को कचरे की तरह फेंकते देख ले, तो उसका दिल वहीं रुक जाए। दोनों लुवाश समझ ही नहीं पा रहे थे कि अपने दिल के झटके को कैसे संभालें। वे दुकान में रखी मूर्तियों की तरह जड़ होकर खड़े थे, आंखें फटी की फटी, और सामने निया को देखते जा रहे थे, जो अभी भी आराम से अपनी हरकतें जारी रखे हुए थी। निया पूरी तन्मयता से अपनी जादुई अंगूठी में रत्नों की बोरियां ढूंढ रही थी। पहले उसने 5 बड़े कुलीन परिवारों और राजकोष से काफी रत्न निकाले थे। उनमें से सबसे बेहतरीन रत्न तो वह पहले ही किरीन नीलामी घर में बेच चुकी थी, इसलिए अब जो बचे थे वे टॉप स्तर के नहीं माने जाते थे। इनमें से कई रत्न तो आर्यन ने किरीन नीलामी घर से ही उठा लिए थे। उसका इरादा भी उन्हें बेचने का था, मगर जब वे सूची में शामिल नहीं हो पाए, तो उसने उन्हें सीधे निया को तोहफे में दे दिया। अगर सही से गिना जाए तो निया के पास कई संदूकों जितने रत्न थे, लेकिन उसकी जादुई अंगूठी इतनी भरी हुई थी कि कुछ ढूंढना ही अपने आप में युद्ध लड़ने जैसा था। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद जब निया 8-9 बोरियां निकाल चुकी, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। बस, बहुत हुआ। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ अंगूठी बंद कर दी। वैसे भी 8-9 बोरियां अभी बेचने के लिए काफी थीं। निया अभी यही सोच ही रही थी कि उसे अचानक एहसास हुआ, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। उसने भौंहे सिकोड़कर सिर उठाया। दोनों लुवाश उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी राक्षस को देख लिया हो। क्या हुआ? निया ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए पूछा। कहीं बोरियां फेंकते समय तुम्हें लग तो नहीं गई? वह मन ही मन थोड़ी असहज हो गई। वह यहाँ अपने ननिहाल की मदद करने आई थी, मुसीबत खड़ी करने नहीं। तभी दोनों सफेद लुवाश आखिर होश में लौटे। उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे। वे निया की तरफ दौड़ पड़ना चाहते थे, मगर पैरों के पास फैले रत्नों के ढेर को देखकर हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। उनके पैरों के नीचे तो मानो क्रिस्टल सिक्कों का पहाड़ पड़ा था। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, एक लुवाश जल्दी से बोला, आवाज तक कांप रही थी। आदरणीय ग्राहक, क्या आप सच में ये सारे रत्न हमारी दुकान में बेचने वाली हैं? अब उसका संबोधन पूरी तरह सम्मान से भरा हुआ था। निया ने साधारण सा सिर हिला दिया। अभी के लिए बस इतने ही, बाकी बाद में ढूंढूंगी। मेरी अंगूठी थोड़ी बिखरी हुई है, सब निकालने में कुछ दिन लगेंगे। यह सब उन 5 लोगों की गलती थी जिन्होंने उसकी अंगूठी में ढेर सारा बेकार सामान ठूंस दिया था। यहाँ तक कि 3 तंबू भी डाल दिए थे।
निया को सच में उनका गला दबाने का मन कर रहा था। अभी और भी है? दोनों लुवाश को लगा उनका दिल अब फट ही जाएगा। इतनी सारी रत्नों की बोरियां सामने पड़ी थीं। और ये सब भी पूरा नहीं था। इस ग्राहक के पास अभी और भी रत्न थे। उनका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। यहां तक कि जब इंसानों के साथ व्यापार चलता था तब भी चंद्र महाद्वीप को एक बार में इतने रत्न मुश्किल से मिलते थे। फिर उन्हें अलग अलग शहरों के ट्रेडिंग हाउस में बांटा जाता था। जिन दिन शहर तक पहुंचते पहुंचते तो गिनती के रत्न ही बचते थे। लेकिन निया ने एक ही बार में इतना सब उनके सामने फेंक दिया था। और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सौदा चांद ट्रेडिंग हाउस की किस्मत बदलने वाला है या फिर किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 1178 भरोसा। दोनों लुवाश अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनके मन में सचमुच यही सवाल घूम रहा था कि क्या इस युवा लुवाश ने किसी ड्रैगन का खजाना लूट लिया है। हालांकि निया ने किसी ड्रैगन को नहीं लूटा था, लेकिन उसकी जादुई अंगूठी में भरी दौलत किसी ड्रैगन के घोंसले से कम भी नहीं थी। उसकी जादुई अंगूठी में रखे रत्न उसके पुनर्जन्म से लेकर अब तक धीरे धीरे जमा हुए थे। जब भी वह अपना खास काम यानी लूटपाट करती तो रत्नों की एक नई खेप जरूर जोड़ लेती। हर बार वह उन्हें संभाल कर रखती रही क्योंकि अब तक उसे उनसे सही फायदा कमाने का तरीका नहीं मिला था। लेकिन अब आखिरकार उन्हें निकाल फेंकने का समय आ गया था। निया ने हल्के से सिर खुजलाया और बोली, और भी हैं। बस कितने हैं ये पक्का नहीं पता, मिलते ही मैं भेज दूंगी। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर उसे पहले पता होता कि चंद्र महाद्वीप में रत्न इतने लोकप्रिय हैं तो यहाँ आने से पहले वह अपनी जादुई अंगूठी की आधी चीजें निकालकर सिर्फ रत्न ही भर लाती। 100 घन मीटर रत्न। ठीक है, ये बस सोच ही थी। चाहे उसकी दौलत किसी राज्य की बराबरी क्यों न करती हो, इतने रत्न जुटाना आसान नहीं था। लेकिन 1 घन मीटर, वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। जी। दोनों श्वेत लुवाश जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगे, जैसे डर हो कि कहीं इतना अमीर ग्राहक हाथ से निकल न जाए। निया ने लापरवाही से कहा, इन रत्नों की गुणवत्ता देख लो, कीमत तुम लोग तय कर लेना। उसके लिए ये छोटी मोटी गणनाएं करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो बात निया की आलस थी वही दोनों लुवाश की नजरों में कुछ और बन गई। भरोसा। हाँ, यह सीधा सीधा भरोसा था, वरना कौन बिना गिने चुने इतने रत्न यूं ही किसी के सामने डाल देता। दोनों लुवाश की आंखों में हल्की नमी तैर गई। बहुत समय हो गया था जब किसी अपने ने उन पर भरोसा किया हो। उस घटना के बाद से चांद कबीले के लुवाशों की हालत गली के चूहों जैसी हो गई थी। हर जगह तिरस्कार, हर तरफ भेदभाव। आज पहली बार किसी ने उन्हें सम्मान दिया था। निया ने आगे कहा, पहले इन्हें बेच दो, कमीशन तुम्हारे नियमों के हिसाब से ही रहेगा। कुछ दिनों में मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान तुम दोनों मेरे लिए कुछ औषधियां और धनुष खरीद देना। उसने वही तरीका अपनाने का सोचा जो उसने पहले किरिन नीलामी घर में इस्तेमाल किया था। रत्न, पैसा, फिर सामान। उसके पास तैयारी के लिए सच में समय कम था। अलग से फीस भी दे दूंगी, उसने सहज भाव से जोड़ दिया। दोनों लुवाश लगभग घबरा गए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उनमें से एक जल्दी से बोला। आप पहले ही हम पर बहुत कृपा कर रही हैं। यहां सामान्य कमीशन 10% है,
लेकिन आपने हम पर इतना भरोसा किया है, इसलिए हम इसे 5% कर देंगे। उनकी आंखों में सच्ची कृतज्ञता थी। इन रत्नों की वजह से चांद ट्रेडिंग हाउस सचमुच फिर से जीवित हो सकता था। नेहा के लिए औषधियां और धनुष खरीदना तो छोटी बात थी, जरूरत पड़े तो वे खुद बनाकर दे देते। नेहा एक पल के लिए चौंक गई। सिर्फ 5%? लुवाश सच में बेहद सरल होते हैं। अगर यहां आर्यन होता तो इतना फायदा छोड़ना तो दूर, उल्टा और जोड़ देता। नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों लुवाश घबरा गए। उनके चेहरे पर तुरंत बेचैनी उतर आई। क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? अगर ठीक नहीं लगा तो हम 4% भी ले लेंगे। उनकी आवाज में घबराहट साफ थी। नेहा ने भौहें सिकोड़ लीं। उनकी आंखों में डर और असुरक्षा देखकर उसके दिल में हल्की चुभन हुई। उसने सीधा कहा, 5 नहीं, मैं तुम्हें 20% दूंगी। दोनों लुवाश वहीं जड़ हो गए, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। और उसी पल उन्हें पहली बार एहसास हुआ, शायद उनकी किस्मत सच में बदलने वाली थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नेहा का यह फैसला जल्द ही पूरे मून शहर में ऐसी हलचल मचाने वाला था जिसकी आहट अभी किसी ने सुनी भी नहीं थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1179 संस्कार या बेवकूफी का क्या। दोनों लुवाश वहीं के वहीं जड़ हो गए। उनकी आंखें पूरी तरह फैल गईं, जैसे किसी ने अभी अभी उनके सामने असंभव बात कह दी हो। उन्होंने अब तक ऐसे ग्राहक तो बहुत देखे थे जो कमीशन कम करवाने के लिए बहस करते थे, लेकिन ऐसा इंसान जो खुद आगे बढ़कर कमीशन बढ़ाने की बात करे, उन्होंने आज तक नहीं देखा था। और ऊपर से कई गुना बढ़ाकर। दोनों लुवाश घबराकर हाथ हिलाने लगे। ये कैसे हो सकता है? ग्राहक जी, आपने हमारे चांद ट्रेडिंग हाउस को चुना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। हम इतना ज्यादा कैसे ले सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम मान भी जाएं, तो हमारे प्रमुख जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नेहा एकदम चुप रह गई। उसे सच में समझ नहीं आया, ये लोग इतने सीधे कैसे हो सकते हैं। उसने इंसानी व्यापारियों को बहुत देखा था। अगर कोई उन्हें खुद से ज्यादा फायदा दे दे तो वो खुशी से उछल पड़ते, लेकिन ये दोनों तो उल्टा डर गए थे। नेहा ने माथा मलते हुए अंदर ही अंदर सोचा, लुवाश सच में बहुत ही साफ दिल के होते हैं। आखिर उसने थोड़ा सख्त स्वर अपनाया। मैंने कहा 20%, तो 20 ही रहेगा। अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं ये सारे रत्न किसी और ट्रेडिंग हाउस में बेच दूंगी। उसकी आवाज शांत थी, मगर फैसले वाली दृढ़ता साफ झलक रही थी। दोनों लुवाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर साफ संघर्ष दिखाई दे रहा था। कुछ पल बाद दोनों एक साथ झुक गए और विनम्रता से बोले, हमें खेद है कि हमने आपका कीमती समय लिया। अगर आप फिर कभी यहाँ आएंगी तो हम पूरी सेवा करेंगे। नेहा पूरी तरह निरुत्तर रह गई। ये दोनों सच में उसकी बात मानने के बजाय उसे रत्न उठाकर कहीं और जाने देने को तैयार थे। उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने ननिहाल के अच्छे संस्कारों पर गर्व करे या इन दो भोले लोगों की अक्ल पर दुख मनाए। आखिर उसने गहरी सांस ली और पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, एक कदम पीछे चलते हैं। मैं 20% के लिए जोर नहीं डालूंगी, 5% भी नहीं। जैसा तुम्हारा असली नियम है वही रखो। 10%, ठीक?
दोनों लुवाश थोड़ी देर झिझके, फिर आखिरकार सिर हिलाकर मान गए। धन्यवाद ग्राहक जी। वे निया की नियत समझ रहे थे, लेकिन एक लुवाश का आत्मसम्मान उन्हें किसी का अनुचित फायदा उठाने नहीं देता था। भले ही चांद कबीला अब गिर चुका था, पर वे खुद को लालची या चोर बनने नहीं देंगे। निया ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस ये सारे रत्न अच्छे से बेच देना। थोड़ा सोचकर उसने आगे कहा, कल मैं तुम्हें सामान की सूची भेजूंगी, पहले इन रत्नों को संभाल लो। जी। दोनों तुरंत झुककर बड़े ध्यान से रत्नों की थैलियां उठाने लगे, जैसे कोई पवित्र चीज संभाल रही हों, और उन्हें पीछे सुरक्षित जगह पर रख दिया। निया ने उन्हें देखते हुए धीरे से सांस छोड़ी। सिर्फ इन दोनों को देखकर ही समझ आ रहा था, चांद कबीले के लुवाश वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे अफवाहों में बताए जाते थे। शायद उनके पतन और बहिष्कार का संबंध उसके नाना जी और पिताजी से ही था। कुछ देर और बात करने के बाद निया वहां से निकल गई। बाहर आते ही उसने बगल वाले ट्रेडिंग हाउस की तरफ देखा। आकार लगभग समान था, लेकिन वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, आवाजें गूंज रही थी, कारोबार चरम पर था। उसके मुकाबले चांद ट्रेडिंग हाउस वीरान सा लग रहा था। निया ने धीरे से मुट्ठी भींच ली। जब किस्मत मुझे यहाँ लाई है और ये मेरे अपने लोग हैं, तो जितना समय मेरे पास है मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। सराय लौटते ही उसने बिना समय गवाए अपनी आत्मा संपर्क शक्ति सक्रिय की और जटायु से संपर्क किया। जैसे ही जटायु को पता चला कि निया जिंदन शहर पहुंच चुकी है, वह हैरान रह गया। लेकिन वह कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही निया ने पूरी स्थिति बतानी शुरू कर दी, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस फैसले से जल्द ही चंद्र महाद्वीप की कई शक्तियों का संतुलन हिलने वाला था। अगले अध्याय में जटायु की प्रतिक्रिया और निया की असली योजना का पहला कदम सामने आने वाला है। लेकिन लगभग 70 भाग यानी 2 दिन से स्टिकर में कोई इजाफा नहीं, सिर्फ 5 से 6 स्टिकर आए हैं, लेकिन पढ़ने वाले 200 तक। प्लीज मुझे बार बार मत दुखी कीजिए। और स्टिकर का तो समझ आता है, लेकिन फ्री की रेटिंग देने में भी आपको क्या परेशानी है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1180 व्यापारी निया। हालांकि निया पहले ही चांद ट्रेडिंग हाउस के उन 2 लुवाशों से समझौता कर चुकी थी कि वे उसके लिए रत्न बेचेंगे, लेकिन उसके पास जितने रत्न थे उन्हें खरीदने लायक धन शायद पूरे जिंदन शहर में भी इकट्ठा नहीं हो पाता। इस समस्या का हल निकालने के लिए निया ने जटायु को अपना प्रतिनिधि बना दिया। जटायु एक पौराणिक जादुई जानवर था और शहर के चारों ओर लगे जादुई बंधन जादुई जानवरों पर असर नहीं करते थे। इसलिए वह मून शहर को छोड़कर बाकी हर शहर में आराम से आ जा सकता था। निया चाहती थी कि जटायु चांद ट्रेडिंग हाउस के लुवाशों से संपर्क बनाए रखे। अगले आधे साल तक, जब वो एडवांस ट्रेनिंग कैंप पे रहेगी, तब जटायु उसकी ओर से अलग अलग श्वेत और काले लेवल शहरों में जाकर उसके लिए औषधियां और धनुष खरीदेगा। एक असली लुवांश होने के नाते निया ने तय कर लिया था कि वो अपनी पहचान का पूरा फायदा उठाएगी और कच्चा सामान नहीं बल्कि तैयार सामान खरीदेगी। लुवाशों की धनुष बनाने की कला और औषधि निर्माण पूरे चंद्र महाद्वीप में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। ऐसे में यहां आकर तैयार सामान न खरीदना मूर्खता होती। हां, बाद में वह कुछ कच्चा माल भी खरीदेगी ताकि उन्हें अखंड सूर्य भूमि वापस ले जाकर जादुई हथियार बनवाए जा सके। किरण परिवार का व्यापारी जहाज हर 3 महीने में आता था, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग कैंप में जाने की वजह से निया उनकी 2 यात्राएं मिस कर देती। इसलिए उसकी गैर हाजिरी में
जटायु ही सामने आकर उनसे संपर्क करेगा। इसके अलावा निया 2 जादुई अंगूठियां जटायु के पास छोड़ने वाली थी, ताकि वो खरीदे गए धनुष और औषधियां आसानी से अखंड सूर्य भूमि पहुंचा सके। इतनी सारी औषधियां हाथ में होने से निया का मन भी काफी निश्चिंत रहने वाला था। जटायु की पहचान सबसे बेहतरीन पर्दा थी। लुवांश इंसानों से सतर्क रहते थे, लेकिन जादुई जानवरों से नहीं, खासकर ऐसे पौराणिक जानवर से जो अपना रूप बदल सकता हो। आखिर कौन सा इंसान जिसके पास पौराणिक जादुई जानवर हो? व्यापार करने चंद्र महाद्वीप आता है। एक तरह से देखा जाए तो निया खुद ही थोड़ी अजीब थी। सब योजना तय करने के बाद वो उस शाम जल्द ही सो गई। अगली सुबह वह फिर से चांद ट्रेडिंग हाउस पहुंची। कल जहां दुकान वीरान पड़ी थी, आज वहां कांच की अलमारियां तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। जिज्ञासा में आए कुछ लुवांश उन अलमारियों के सामने खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे थे। कल वाला श्वेत लुवांश जैसे ही निया को देखता है, तुरंत मुस्कुराते हुए आगे आया। ग्राहक जी, आप आ गई। उसके चेहरे पर सच्ची कृतज्ञता साफ झलक रही थी। सिर्फ एक सुबह में ही चांद ट्रेडिंग हाउस में ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। रत्नों की पहली खेप अभी अभी बिकी थी और नई खेप सजाते ही फिर ग्राहक आ पहुंचे थे। निया ने इधर उधर नजर दौड़ाई और शांत स्वर में पूछा, पीछे आंगन है? जी, कृपया आइए। दोनों लुवाशों में से एक सामने दुकान संभालने लगा, जबकि दूसरा निया को पीछे के आंगन में ले गया। आंगन में पहुंचते ही निया ने बिना कुछ कहे जादुई अंगूठी से 5-6 बड़ी थैलियां निकाली और सीधे जमीन पर डाल दी। धप धप, रत्नों से भरी थैलियां जमीन पर गिरते ही हल्की चमक फैल गई। कल के झटके के बाद श्वेत लुवांश अब थोड़ा संभला हुआ था। इस बार वह उतना स्तब्ध नहीं हुआ। निया ने सहज भाव से कहा, पहले इन्हें बेच देना, और हां, अगले कुछ दिनों में मैं व्यस्त रहूंगी। मेरा एक दोस्त आएगा, वो मेरी तरफ से कुछ क्रिस्टल सिक्के लेकर सामान खरीदेगा। उसने जटायु के आने की पूरी जानकारी दे दी। श्वेत लुवांश ने बस जटायु की पहचान और रूपरंग के बारे में पूछा, फिर तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। निर्देश देने के बाद निया ज्यादा देर रुकी नहीं। जाते समय वह सुबह की बिक्री से मिला मुनाफा भी साथ लेती गई। सिर्फ एक सुबह में निया ने पूरे 20,000 क्रिस्टल सिक्के कमा लिए थे। सिक्कों की थैली हाथ में आते ही उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। बिना समय गवाए वो सीधे दूसरे ट्रेडिंग हाउसों में गई और लगभग पागलों की तरह दर्जनों महारथी स्तर की औषधियां खरीदकर अपनी जादुई अंगूठी में भर ली। लेकिन उसी समय एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घट गई जिसका संबंध मयूर से था, और यही घटना आगे चलकर निया की पूरी योजना को उलट देने वाली थी। अगले अध्याय में मयूर के साथ आखिर क्या हुआ और क्यों अचानक हालात बदलने वाले हैं, आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1181 मयूर की जिद। चंद्र महाद्वीप के एक काले स्तर के शहर वाटर सिटी में, शहर के एक बेहद गुप्त ठिकाने पर मयूर इस समय गोल मेज के चारों ओर बैठे अपने साथियों को जोश से देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना खोज लिया हो। मयूर, तुम सच में पागल हो गए हो। चांदी के कवच में बैठा एक खूबसूरत लुवांश भौहें सिकोड़ते हुए बोला। मारी, मेरी बात तो सुनो, मयूर ने आगे झुकते हुए कहा। हाथ मेज पर टिक गए। वो सबसे अलग लुवांश है जिसे मैंने आज तक देखा है। तुमने उसकी खासियत अपनी आंखों से नहीं देखी, इसलिए मुझ पर शक कर रहे हो। अगर देखते तो ऐसा कभी नहीं कहते। मेज पर बैठे बाकी चारों लुवांश भी उसी की तरह सिल्वर मून गार्ड्स के सदस्य थे। ये पांचों मून शहर से जुड़े 5 काले स्तर के शहरों के प्रवेश द्वारों पर तैनात रहते थे। इस बार उन्हें खास तौर पर कुछ मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए बाहर भेजा गया था।
मारी ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों न हो, वो सिर्फ एक साइंस स्तर की लुवांश है। मयूर, हम दूसरे शहरों से सिल्वर मून गार्ड्स के सदस्य चुनने निकले हैं, मौज मस्ती करने नहीं। तुम चाहे जितने भी लापरवाह हो, लेकिन इस तरह मुसीबत खड़ी करना सही नहीं है। एक साइंस स्तर की लुवांश आखिर कितनी काबिल हो सकती है? भले वो दूसरों से थोड़ी अलग हो, पर तुम उसे सीधे एडवांस ट्रेनिंग कैंप के लिए सिफारिश नहीं कर सकते। तुम्हारा फैसला बिल्कुल तर्कहीन है और मैं तुम्हारे आवेदन के खिलाफ हूँ। मयूर का चेहरा लाल पड़ गया। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ? उसने लगभग गरजते हुए कहा। उसकी योग्यता ऐसी है कि अगर उसे दूसरे ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया तो वो उसकी काबिलियत का अपमान होगा। अगर मयूर को नियम तोड़कर निया को एडवांस ट्रेनिंग कैंप भेजना था तो यहाँ मौजूद पांचों की मंजूरी जरूरी थी। उसे लगा था ये काम आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने एक साइंस स्तर की लुवांश को एडवांस कैंप भेजने की बात कही, उसके चारों साथियों ने तुरंत विरोध कर दिया। मारी के बगल में बैठे हातिम ने भी असहमति से सिर हिलाया। मयूर पांचों में सबसे ज्यादा आवेगी था। उसका स्वभाव बाकी लुवाशों जैसा शांत नहीं था। इस बार जब वे मून शहर से निकलकर प्रतिभाशाली लुवांश चुनने आए, बाकी चारों ने काले स्तर के शहरों से चयन किया था और ज्यादा से ज्यादा सफेद स्तर तक ही देखते। लेकिन मयूर जानबूझकर साइंस स्तर के शहर चला गया और अब तो हद ही हो गई। वो एक साइन लुवांश को एडवांस ट्रेनिंग कैंप भेजना चाहता था। यह बात उनकी समझ से बाहर थी। हातिम ने साफ शब्दों में कहा, मयूर, अगर तुम्हें सच में लगता है कि उस लुवांश में क्षमता है तो हम उसे फिलहाल इंटरमीडिएट ट्रेनिंग कैंप भेजने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग कैंप, उसके लिए हम कभी सहमत नहीं होंगे। एडवांस ट्रेनिंग कैंप में सिर्फ ब्लैक स्तर के लुवांश ही प्रवेश पाते थे। सफेद स्तर वालों को भी अनुमति नहीं मिलती। फिर साइंस स्तर की तो बात ही अलग थी। अगर उन्होंने मयूर की बात मान ली तो पूरा चंद्र महाद्वीप उनका मजाक उड़ाएगा। मयूर गुस्से से कुर्सी की पकड़ कस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये लोग उसकी नज़र पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। हाँ, वो शरारती था, लेकिन इतना भी नहीं कि ऐसे गंभीर मामले में मजाक करे। लखन ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, हातिम का फैसला पहले ही काफी नरम है। नियमों के अनुसार तो साइंस स्तर की लुवांश इंटरमीडिएट ट्रेनिंग कैंप में भी नहीं जा सकती। मयूर, जिद मत करो। अगर उस लुवांश में सच में प्रतिभा है तो इंटरमीडिएट कैंप में भी वो खुद को साबित कर देगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मयूर की मुट्ठियां भिंची हुई थीं और उसकी आंखों में वही जिद चमक रही थी, जैसे वो अभी हार मानने वाला नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि जिस लुवांश पर वो दाव लगा रहा है वो जल्द ही सबकी सोच बदलने वाली है। लेकिन क्या बाकी चारों उसकी बात मानेंगे, या निया की किस्मत अब एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी? अगले अध्याय में फैसला सिर्फ नियमों का नहीं, भरोसे और पहचान का होने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1182। तुम सच बोल रहे हो? इंटरमीडिएट ट्रेनिंग कैंप? बिल्कुल नहीं। मयूर ने झुंझलाते हुए अपने बाल पकड़ लिए, जैसे धैर्य अब जवाब दे रहा हो। तुम लोगों को उसके टैलेंट की असली हद का अंदाजा ही नहीं है। अगर उसे इंटरमीडिएट ट्रेनिंग कैंप भेज दिया, चाहे सिर्फ 1 महीने के लिए ही क्यों न हो, उसकी बढ़त बुरी तरह धीमी पड़ जाएगी। हमारे पास पहले ही समय बहुत कम है। आधे साल के अंदर हमें ऐसे गार्ड्स चुनने हैं जो मून शहर में प्रवेश करेंगे। सोच भी सकते हो, इंटरमीडिएट कैंप भेजकर तुम उसकी ताकत कितनी रोक दोगे? उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। वो जानता था एक सियान स्तर के लुवाश को सीधे एडवांस ट्रेनिंग कैंप भेजना कितना असंभव फैसला था। लेकिन उनके पास सच में समय नहीं बचा था। मारी ने भौहें सिकोड़ते हुए शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा,
तो तुम्हें खुद भी इस मामले की गंभीरता समझ है। फिर ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? यह मामला पूरे लुवाश जाति की सुरक्षा से जुड़ा है। हम तुम्हें यूं मनमानी करने नहीं दे सकते। आमतौर पर नरम स्वभाव वाले हातिम भी इस बार उलझन में दिख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मयूर आखिर ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। आह! अचानक मयूर कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने चारों साथियों को घूर कर देखा। तुम लोग समझ ही नहीं रहे, इसलिए तुम्हें मेरा फैसला पागलपन लग रहा है। उसने मेज पर जोर से मुट्ठी मारी। लेकिन जानते हो, उस छोटी लड़की ने जीवन वृक्ष की शक्ति का 100% अवशोषण किया है। पूरा 100%। समझ रहे हो तुम लोग? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अगर उसे सबसे अच्छे संसाधन मिले तो उसकी बढ़त बाकी सभी लुवाश से कहीं तेज होगी। 100%। मारी, हातिम और लखन, तीनों के चेहरों पर पहली बार साफ हैरानी दिखी। वे लुवाश दुनिया के ऊंचे पदों पर थे, इसलिए जानते थे कि जीवन वृक्ष की शक्ति का अवशोषण किसी लुवाश की क्षमता तय करता है। ज्यादातर लुवाश मुश्किल से 80 से 85% तक ही शक्ति ले पाते थे। पूरे चंद्र महाद्वीप में लुवाश राजा के अलावा कोई भी इतना अवशोषण नहीं कर पाया था। और सच तो ये था, लुवाश राजा भी सिर्फ लगभग 99% तक ही पहुंच पाए थे। मारी ने संदेह भरी नजर से पूछा, तुम सच बोल रहे हो? अगर वे मयूर को अच्छी तरह नहीं जानते होते तो जरूर समझते कि वो मजाक कर रहा है। बिल्कुल सच, मयूर गुस्से से बोला। अगर ये सच न होता तो क्या मैं उसे एडवांस ट्रेनिंग कैंप भेजने की जिद करता? मैं कोई पागल नहीं हूं। चारों लुवाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे मन ही मन तय कर रहे हों कि मयूर की बात पर भरोसा करें या नहीं। आखिर हातिम ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसका अवशोषण 100% है? मयूर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उस दिन की यादें साफ झलकने लगीं। मैंने अपनी आंखों से देखा। सुगंधित शहर के टेस्ट एरिया में। वो धीरे धीरे बोलने लगा। असल में मेरा इरादा किसी नाबालिग को ट्रेनिंग कैंप में लेने का था ही नहीं, प्राइमरी कैंप में भी नहीं। लेकिन वो लड़की बहुत जिद्दी थी। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसे हार मानने पर मजबूर करने के लिए मैंने कहा, चलो अपना लेवल टेस्ट कर लो। वो पल भर रुका। लेकिन जो मैंने वहां देखा, लखन आगे झुक गया। क्या देखा तुमने? मयूर की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने हाथ टेस्ट लिक्विड में डाला, 1 मिनट से भी कम समय में उसका रंग 3 बार बदल गया। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन भारी थी। 3 रंग। सोच सकते हो तुम? किसी लुवाश का जीवन स्रोत इतना अस्थिर, इतनी तेजी से परत दर परत बदलाव करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा। उसने धीरे से कहा। और जैसे ही वो लाल क्लास तक पहुंची, मयूर ने हाथ हवा में फैलाया। पूरा टेस्ट लिक्विड एक पल में भाप बनकर उड़ गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। चारों लुवाश अब पहले जैसे शांत नहीं थे, क्योंकि अगर मयूर की बात सच थी तो इसका मतलब था लुवाश जाति के इतिहास में कुछ ऐसा जन्म ले चुका था जिसे शायद कोई भी रोक नहीं पाएगा। और उसी क्षण किसी के मन में एक खामोश सवाल उठा, क्या निया सच में एक साधारण लुवाश थी, या आने वाले तूफान की शुरुआत? अगले अध्याय में जब सच्चाई पर भरोसा और डर आमने सामने आएंगे, तब लिया गया एक फैसला पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1183। उस लड़की को हमारे सामने लाओ। जैसे ही मयूर ने ये बात कही, हातिम, लखन और बाकी सब तुरंत गंभीर हो गए। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी सांसें जैसे थम सी गई थी। एक लुवांश
कि जीवन स्रोत की वृद्धि हमेशा बेहद धीमी होती थी, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली काला लुवांश क्यों न हो। परीक्षण के दौरान अचानक स्तर बढ़ जाना लगभग असंभव माना जाता था। यह नियम था, और नियम कभी टूटते नहीं थे। लेकिन परीक्षण तरल का पूरी तरह उड़ जाना, यह तो और भी अकल्पनीय बात थी। सब लोग अच्छी तरह जानते थे कि परीक्षण तरल का मुख्य घटक जीवन वृक्ष का रस होता है, और जीवन वृक्ष का रस कभी भी वाष्पित नहीं होता। फिर भी मयूर ने साफ कहा था, पूरा परीक्षण तरल गायब हो गया। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि उस लुवांश ने अनजाने में ही झरने के पानी में मिला जीवन वृक्ष का सारा रस पूरी तरह सोख लिया था। डैश। लखन ने गहरी सांस लेते हुए मुश्किल से कहा, तुम पक्का कह रहे हो कि उसने सब कुछ अवशोषित कर लिया? यह अविश्वास नहीं था, बल्कि डर था। अगर यह सच हुआ तो वह प्रतिभा नहीं, एक चमत्कार था। मयूर की आंखें तेज हो उठीं। वह सीधा खड़ा हो गया और दृढ़ आवाज में बोला, मैं अंधा नहीं हूं। जब तरल खत्म हुआ तब क्रिस्टल पात्र में पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। उसकी आवाज में जरा भी हिचक नहीं थी। डैश। जीवन वृक्ष का रस बेहद गाढ़ा होता था। अगर बिना मिलाए रखा जाए तो वह जमने लगता था। उसका रंग पन्ना जैसा हरा होता था, इतना स्पष्ट कि पारदर्शी क्रिस्टल पात्र में जरा सा भी बचा हो तो किसी भी लुवांश की नजर से छिप नहीं सकता। उस दिन मयूर ने उस क्रिस्टल पात्र को बार बार देखा था, एक बार नहीं, कई बार, लेकिन उसे जीवन वृक्ष के रस का जरा सा भी निशान नहीं मिला। इसलिए उसके मन में सिर्फ एक ही जवाब बचा था, सब कुछ पूरी तरह अवशोषित हो चुका था। डैश। मारी गहरी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट झटका दिखाई दे रहा था। वह धीमे स्वर में बोला, भले ही तुम इतने निश्चित हो, लेकिन हमारे लिए यह बात मान लेना आसान नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम विश्वास करें तो उस लड़की को हमारे सामने लाओ। उसने बाकी तीनों की ओर देखा। हमें अपनी आंखों से उसे जीवन वृक्ष का रस अवशोषित करते देखना होगा, तभी हम यकीन करेंगे। डैश। मयूर की आंखें हल्की सिकुड़ गई। और अगर सब कुछ वैसा ही निकला जैसा मैंने कहा है, तब कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मारी, हातिम और लखन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही जवाब था। मारी ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम चारों तुम्हारे गारंटर बनेंगे और एडवांस प्रशिक्षण शिविर वालों को मनाकर उस लड़की को काले लुवाशों के साथ प्रशिक्षण में शामिल करवाएंगे। इतनी भयावह अवशोषण क्षमता के सामने उन्हें अपने नियम ढीले करने ही पड़ते। डैश। मयूर के चेहरे पर आखिरकार संतोष भरी मुस्कान आई। ठीक है, मैं कल ही उससे संपर्क करूंगा, लेकिन परीक्षण की तैयारी पहले से कर लेना। मारी ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं बुजुर्गों से परीक्षण के सामान की अनुमति ले लूंगा। बस उम्मीद है तुम्हारी चुनी हुई लड़की हमें निराश नहीं करेगी। मयूर हल्का हंसा, आप लोग निराश नहीं होंगे। डैश। लखन, जो हमेशा सावधान रहता था, अचानक बोला, वैसे उस लड़की का नाम क्या है? मैं उसका बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करता हूँ। कमरे में सबकी नजरें मयूर पर टिक गई, और उसी क्षण मयूर के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। एर। उसकी आवाज अटक गई, जैसे उसे अचानक एहसास हुआ हो कि उसे उस लड़की के बारे में नाम के अलावा लगभग कुछ भी पता नहीं था। कमरे की हवा फिर से भारी हो गई, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगली मुलाकात में जो सच सामने आने वाला था वह पूरे मून शहर की किस्मत बदल सकता था, क्योंकि जिस प्रतिभा को वे परखने जा रहे थे, शायद वह उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। डैश। अगले अध्याय में जब निया खुद उनके सामने आएगी, तब असली परीक्षा शुरू होगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1184। अपने प्रतिभा साबित करनी होगी। वो असल में मैंने अभी तक उसका नाम पूछा ही नहीं, तो मुझे पता नहीं।
मयूर ने जो अभी कुछ देर पहले तक बड़े आत्मविश्वास से बातें कर रहा था, अचानक गर्दन सिकोड़ ली और अपराधी चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। अगले ही पल चारों तरफ से 4 जोड़ी तेज नजरें उस पर आकर टिक गईं। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। अरे यार, नाम इतना भी जरूरी है क्या? मयूर ने नजरें झुकाते हुए बहाना बनाया। चारों लुवाश, जिन्हें अभी अभी उसने उत्साह से भर दिया था, उसी पल पूरी तरह निराश हो गए। ऐसे बेवकूफ इंसान से भला तेज नजर और सही पहचान की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? इधर निया ने जल्दी पैसे कमाने का इंतजाम करने के बाद तय किया था कि अगली रात वह कालकोठरी जाकर अपने तीसरे चाचा से मिलेगी, जिन्हें उनके प्रेम प्रसंगों की वजह से बंद कर दिया गया था। लेकिन वह हालात देखने की तैयारी करती उससे पहले ही मयूर अचानक सराय में आ पहुंचा। अरे! निया को आराम करते देख वह लगभग दौड़ता हुआ अंदर घुस आया। निया ने भौहें सिकोड़कर उसे देखा। ये तो 7 दिन बाद आने वाला था, फिर आज ही क्यों आ गया? क्या हुआ? उसने शांत स्वर में पूछा। मयूर सीधा बोला, तुम्हारा नाम क्या है? फिर निया पूरी तरह चुप रह गई। ये आदमी सिर्फ नाम पूछने वापस आया है? सुगंधित शहर से जिंदन शहर तक पूरे सफर में दोनों साथ रहे थे, लेकिन पूरे रास्ते उसने कभी उसका नाम पूछा ही नहीं था। बस अपना नाम ही बताता रहा। मेरा नाम निया है। निया ने जानबूझकर अपना मानव उपनाम हटा दिया। लुवाश समाज में कुलनाम नहीं होते थे। अगर अचानक जटायु नाम सामने आ जाता तो बेवजह मुसीबत खड़ी हो सकती थी। और वैसे भी उसके तीसरे चाचा की जिंदन शहर में की गई हरकतों ने पहले ही काफी परेशानी खड़ी कर दी थी। निया, मयूर ने ठुड्डी सहलाई। हम्मा, ये नाम उस हराम मतलब हातिम के नाम जैसा क्यों लग रहा है? निया ने आसमान की ओर देखते हुए लंबी सांस ली। इन दोनों नामों में समानता कहाँ है भाई? मतलब कहाँ का कहाँ संबंध हातिम का और निया का ना? कुछ भी संबंध नहीं। छोड़ो, ये सब जरूरी नहीं। मयूर ने हाथ हिलाया। मैं असली काम से आया हूं। उसकी आंखों में साफ उत्साह चमक रहा था। अब देखना, सबकी आंखें खुल जाएंगी। क्या बात है? निया ने पूछा। मयूर तुरंत बोला, तुम्हारे एडवांस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश की। यह सुनते ही निया की ढीली ढाली मुद्रा गायब हो गई। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। क्या हुआ उसके बारे में? उसने सीधा पूछा। वह मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। बेकार समय गंवाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मयूर थोड़ा असहज हो गया। गर्दन खुजाते हुए बोला, असल में तुम्हारी प्रतिभा तो चौंकाने वाली है, लेकिन तुम अभी भी सायन लुवांश हो, इसलिए तुम्हें सीधे एडवांस ट्रेनिंग कैंप में भेजना इतना आसान नहीं है। निया ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे शुरू से ही लगा था कि लुवाश इतनी आसानी से नियम नहीं तोड़ेंगे। मतलब कहीं न कहीं अड़चन आई ही है। अगर नहीं हो सकता तो रहने दो, निया शांत स्वर में बोली। प्राइमरी ट्रेनिंग कैंप भी मेरे लिए ठीक है। नहीं नहीं, मयूर तुरंत हाथ हिलाकर बोला। ऐसा नहीं है कि तुम जा नहीं सकती, बस थोड़ा झंझट है। निया ने भौं उठाई। कैसा झंझट? मयूर ने गला साफ किया, फिर थोड़ा आगे झुककर बोला। तुम्हें अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी प्रतिभा सबके सामने साबित करनी होगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। निया की आंखों में हल्की चमक उभरी, जैसे किसी शिकारी को आखिरकार असली चुनौती मिल गई हो। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह परीक्षण सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसकी असली पहचान के राज को भी खतरे में डालने वाला था। आखिर उस परीक्षा में ऐसा क्या होने वाला था जो पूरे मून शहर को हिला देने वाला था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 1185 तहखाने के अंदर। अपनी काबिलियत दिखानी होगी। निया थोड़ी झेंप गई। अचानक आई इस मांग ने उसे सच में असहज कर दिया था।
मयूर ने तुरंत समझाया। असल में किसी सायन लुवाश का सीधे लेवल कूदकर एडवांस ट्रेनिंग कैंप में जाना पहले कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए तुम्हारी प्रतिभा की जिम्मेदारी मुझे और मेरे 4 साथियों को लेनी पड़ेगी। मुझे तो तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो चारों अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। समझ रही हो ना? निया ने हल्के से सिर हिला दिया। बात तो समझ आ गई थी, लेकिन पर मैं अपनी ताकत दिखाऊं कैसे? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे चंद्र महाद्वीप आए अभी 10 दिन ही हुए थे। लुवाश की असली युद्ध शैली के बारे में वह ज्यादा नहीं जानती थी। एक तीर धनुष वाले तीरंदाज की ताकत तो उसके पास थी, मगर उसे खुद नहीं लग रहा था कि वह यहां कुछ खास दिखा पाएगी। मयूर मुस्कुराया। बहुत आसान है। सुगंधित शहर में तुमने जो किया था वही दोहरा देना। बस उतना ही काफी है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निया ने थोड़ा सोचा, फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि मयूर किस बात की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन अगर इससे एडवांस ट्रेनिंग कैंप का रास्ता खुलता था तो बाकी बातें बाद में भी सोची जा सकती थीं। अच्छा, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, मयूर ने कहा। तुम्हें वहीं लेकर चलूंगा। इतना कहकर वह सराय से बाहर निकल गया। मयूर के जाने के बाद निया फिर से अपनी जीवन स्रोत की साधना में जुट गई। उसने फिलहाल जयवीर जटायु को ढूंढने का विचार रोक दिया। मयूर पहले ही बता चुका था कि भले ही जयवीर जटायु को बंदी बनाया गया है, लेकिन लुवाश और इंसानों के रिश्ते अभी इतने खराब नहीं हुए कि उसकी जान को खतरा हो। आजादी जरूर नहीं थी, मगर खाना पानी और सुरक्षा पूरी थी। सच कहें तो निया चाहती भी थी कि उसका यह लापरवाह अंकल कुछ दिन बंद रहे। कम से कम शायद तब उसे अक्ल आ जाए। अगली सुबह मयूर समय पर सराय पहुंच गया और निया को अपने साथ ले चला, लेकिन वह उसे काले लेवल शहर के अंदर नहीं ले गया। उसकी जगह वह सीधे जिंदन शहर प्रमुख की हवेली के तहखाने की ओर मुड़ गया। हालांकि मयूर सिल्वर मून गार्ड्स का ऊंचे पद वाला सदस्य था, फिर भी वह मनचाहा ब्लैक बैज नहीं निकाल सकता था। इसलिए निया ब्लैक लेवल शहर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। मजबूरन मारी और बाकी लोगों को ही जिंदन शहर आना पड़ा। निया चुपचाप उसके पीछे पीछे तहखाने में उतरी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, 4 लंबे बेहद आकर्षक लुवाश पहले से कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। दरवाजा खुलते ही चारों की तेज निगाहें एक साथ उसकी तरफ उठीं। कमरे का माहौल पल भर में गंभीर हो गया। उनमें से एक, मारी, खड़ा हुआ और निया को ऊपर से नीचे तक परखते हुए बोला, तुम ही निया हो? निया की सुंदरता लुवाश मानकों के हिसाब से चौंका देने वाली नहीं थी, बस औसत से थोड़ी बेहतर। लुवाश दुनिया में बाहरी रूप ही ताकत का प्रतीक माना जाता था। जितना ऊंचा स्तर, उतनी अधिक सुंदरता। हर लुवाश का विकास उसके जीवन स्रोत पर निर्भर करता था। जीवन स्रोत जितना समृद्ध, ताकत उतनी ज्यादा, और उसी के प्रभाव से रूप भी उतना ही निखरता। इसी वजह से ऊपरी स्तर के शहरों में सुंदर और आकर्षक लुवाश की भरमार थी। पूरे चंद्र महाद्वीप में सार्वजनिक रूप से सबसे सुंदर अस्तित्व माना जाता था लुवाश राजा को। यहां सुंदरता सिर्फ रूप नहीं, शक्ति की पहचान थी। हां, निया ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसी समय वह भी सामने बैठे चारों लुवाश को ध्यान से देख रही थी। उनकी पोशाक बिल्कुल मयूर जैसी थी, चमकदार चांदी का हल्का कवच, पीठ पर नक्काशीदार धनुष और कमर पर पतली मगर घातक कटार। अगर उसका अंदाजा सही था तो ये चारों भी मयूर की तरह सिल्वर गार्ड्स के सदस्य थे, और अगर इन्हें किसी सायन लुवाश को एडवांस ट्रेनिंग कैंप भेजने का अधिकार मिला था तो उनकी हैसियत भी मामूली नहीं हो सकती थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चारों की निगाहें अभी भी निया पर टिकी थीं,
जैसे किसी साधारण दिखने वाले पत्थर के अंदर छिपे रत्न को परख रहे हों। और निया बिल्कुल शांत खड़ी रही। लेकिन अगला पल तय करने वाला था। क्या वह सच में सबको चौंका देगी, या यहीं उसकी परीक्षा खत्म हो जाएगी? क्योंकि अगले ही क्षण असली टेस्ट शुरू होने वाला था। और शायद किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि निया क्या करने वाली है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।